हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। मैं हूं आपकी प्यारी ताप और मैं भी एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम जानेंगे और हम सॉल्व करेंगे क्लास 11th का केमिस्ट्री का सैंपल पेपर। लेकिन ये सैंपल पेपर 11th का क्या बात कर रहे हो मैम? हाँ, तो हम आपके लिए लेके आए नेक्स्ट टॉपर सैंपल पेपर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस तरीके का इट इज अ टाइप ऑफ सैंपल पेपर, मतलब आपका जैसा क्वेश्चन पेपर आने वाला है फाइनल एग्जाम में, ये उसके लिए एक सैंपल की तरह काम करेगा। मतलब आप समझ सकते हो किस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से मार्किंग स्कीम होती है, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर होता है, और ये इसी तरीके से सॉल्व करना जैसे आप एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, मतलब मैं आपको आंसर बताऊंगी बट कोशिश करना मेरे पहले आप पॉज करके आंसर करो या मेरे पहले बता लो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका टोटल क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो टोटल क्वेश्चन पेपर जो है वो 70 मार्क्स का होता है। तो आप कमेंट सेक्शन में एकदम यार देखो ऑनेस्टी के साथ बता के जाना 70 में से कितने मार्क्स आपने खुद से स्कोर किए। अब चाहे वो जो भी मार्क्स हो बट आपकी खुद की मेहनत के होने चाहिए। ठीक है, तो एग्जैक्ट बता के जाना कितने मार्क्स आपके आए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन खुद से आता है वेरी गुड, नहीं आता है या आपको कोई डाउट आ रहा है या कुछ भी तुक्का उक्का लगा के निकाल लियो आंसर, तो उन सभी चीजों के लिए मैं आपको उन सब कॉन्सेप्ट को क्लियर करती जाऊंगी। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अगर हम बात करें अपने सैंपल पेपर की या हम अपने क्वेश्चन पेपर की बात करें, यहाँ पे टोटल 33 क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। ठीक है, जो कि 5 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं। सेक्शन ए में होते हैं 16 एमसीक्यू जिसमें 1 मार्किंग वाले होते हैं क्वेश्चंस। सेक्शन बी होता है हमारे पास जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं 2 मार्किंग वाले, इसमें टोटल हमारे पास होते हैं 5 क्वेश्चन। देन उसके बाद सेक्शन 3 जो होता है उसमें होते हैं शॉर्ट आंसर ही होता है, पर वो 3 मार्किंग वाले शॉर्ट आंसर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 7 क्वेश्चंस, टोटल यहाँ पे 3-3 नंबर वाले होंगे। फोर्थ सेक्शन आता है सेक्शन डी जिसमें हमारे पास 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। एंड लास्ट सेक्शन आता है सेक्शन ई जिसमें हमारे पास 5 क्वेश्चंस होंगे, सॉरी 3 क्वेश्चंस होंगे जो कि 5 मार्किंग के होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इस तरीके से बाइफिकेट होते हैं हमारे मार्क्स। 3 घंटे में पेपर करना है, पर आपको एग्जाम में भी और सैंपल पेपर लगाते टाइम भी हर टाइम कोशिश करनी है कि आप 3 घंटे से थोड़ा पहले कवर कर लो, इसको पहले सॉल्व कर लो, ताकि कोई भी डाउट हो या कोई भी आपको लगे यार एक बार रिवाइज कर ले आंसर सही है या नहीं, तो वो टाइम आपको मिल जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नाउ। सबसे पहले एमसीक्यू फॉर्मेट क्वेश्चन नंबर 1, इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है एक क्वेश्चन में। तो इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन है CH2O और उसका मास मॉलिक्यूलर मास गिवन है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हमें पता है इसका। अगर हम रिलेशन देखें, इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल्स टू, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला, है ना? यस मैम। व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसने हमसे पूछा है, मतलब यही हमको निकालने को उसने पूछा है कि मैम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ भाई बेटा होता क्या है यहाँ पे। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है CH2O, लेकिन ये n क्या रखोगे, n पता चल जाए तो हमारा आंसर आ सकता है। पर हमें एक एक्स्ट्रा चीज भी तो गिवन है, मॉलिक्यूलर मास, और हमें एक और रिलेशन पता है कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो बराबर होता है n इंटू इंपेरिकल मास के। तो मैम n की वैल्यू यहां से कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास 180 गिवन है, इंपेरिकल मास कितना है CH2। वैसे तो मुझे लगता है ये आंसर आपने 10 सेकंड के अंदर अंदर कर लिया होगा, क्योंकि इसका एग्जांपल 1000 बार सुन चुके हो, है ना? लेकिन नहीं किया तो ठीक है, कर लो मेरे साथ, बट पता होना चाहिए सबको। ठीक है, चलो, तो इंपेरिकल मास की हम बात करें तो कार्बन का मास होता है 12 CH2O में, हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 बार हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16। ओवरऑल ये जो मास आएगा ये कितना आ जाएगा, 14, 20, 30, है ना? 30 आ जाएगा टोटल। तो n इंटू 30, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, है ना? n की वैल्यू आ जाएगी मैम 6। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे 6 वैल्यू पुट कर दो और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6 को हर एक एलिमेंट से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो C6H12O6 विल बी द आंसर। ग्लूकोज की ये बात हो रही थी, जैसे मैंने बोला 10 सेकंड के अंदर सभी ने आंसर दे दिया होगा। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये आंसर हो गया। What will be the molarity of the solution which contains this gram NaCl per 500 ml of solution? ठीक है, तो मोलारिटी होता क्या है मैम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 5.85 है, मोलर मास सभी को पता है 58.5 होता है ना? 23 प्लस 35.5 कर देना NaCl में तो आ जाएगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है 500, पर ये लिख दिया तो नंबर कट गए। क्यों? क्योंकि ml को लीटर में कन्वर्ट करना नहीं भूलना है हमें। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ पे एक 0 आएगा, है ना? ये 10 टाइम्स आएगा, 1/10 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 2 1/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/10। तो ये हो जाएगा कितना, 0.2, है ना? यूनिट होती है मोल पर लीटर, तो 0.2 मोल पर लीटर विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स बताने हैं 4d ऑर्बिटल के। देखो 2 टाइप के नोड्स होते हैं, एंगुलर और रेडियल। मैं आपको क्यों बता रही हूँ ऐसा, यहाँ पे तो एंगुलर निकालना है, पर हो सकता है ये तो सैंपल पेपर है ना मैम, हो सकता है क्वेश्चन में घुमा दे, वो बोलेगा कि रेडियल नोड्स बताओ। तो रेडियल नोड्स कैसे निकालते हो, वो होता है n-l-1, और एंगुलर नोड होता है तो n = l। तो एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है n = l।
मतलब जो भी हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वही हो जाएगा एंगुलर नोड, है ना। एंगुलर नोड ऐसे लिख लो, बल्कि एन नहीं, एंगुलर नोड। एंगुलर नोड, एंगुलर नोड्स की अगर हम बात करेंगे तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली एल से निकलती है। और अगर हमारे रेडियल नोड होते तो क्या करते, एन माइनस एल माइनस 1 कर देते, ठीक है। तो डायरेक्ट एल की वैल्यू लिख दो। मैम एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, एफ के लिए एल की वैल्यू 3 होती है। किसकी बात कर रहे हैं, डी की बात कर रहे हैं, तो डी के लिए कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2। 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो मैं इसलिए ये सब लिख रही हूं ताकि आप समझ लो कि क्वेश्चन टाइप हमारे पास कैसा भी क्यों ना हो, हमारे पास कैसा भी क्वेश्चन टाइप क्यों ना हो, हमें पता होना चाहिए उसका सोल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। आगे बढ़ते तो कॉन्सेप्ट के साथ समझो। Among the halogens, the correct order of amount of energy released in electron gain enthalpy में आपको बताना है। अच्छा यहाँ पे देखो हैलोजेंस दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में ऑर्डर क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होना चाहिए। बट मैम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आपको याद रखना है, एक्सेप्शन क्या होता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज मोर देन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। फ्लोरीन अट्रैक्ट तो कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, पर फ्लोरीन एक्सेप्ट नहीं करता इलेक्ट्रॉन को जल्दी, बहुत छोटा एटम है, तो क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होगी। तो आपको इसको देखते ही करेक्ट ऑप्शन सी मार्क कर देना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होगी, फिर वही ब्रोमीन, आयोडीन एज इट इज रहेगा, ठीक है। क्वांटम नंबर है n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 1, बोल रहा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो क्वांटम नंबर आपको जो गिवन है, n जो होता है वो क्या दिखाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या बताता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। जैसे 4d लिखा था अभी, जहां पे एंगुलर नोड निकालना था, तो उसमें 4 क्या था, n की वैल्यू थी, और d क्या थी, l की वैल्यू थी, है ना। ये होता है, तो जो पहले लिखा है वो अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो ये लगा है ये l की वैल्यू से पता चलता है। तो अगर l की वैल्यू 1 है, देखो पहले तो 2 हो गया, L की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 1 कब होती है मैम, S के लिए 0 होती है, P के लिए 1 होती है, तो P होगा L की वैल्यू में, है ना। तो आंसर हो जाएगा 2P, आंसर हो जाएगा हमारा 2P, B इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हो मैम, ये निकालते हैं 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, है ना। तो यार देखो पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप लिख सकते हो पूरी, ठीक है, पर साथ ही साथ एक बड़ा आसान तरीका, मतलब आसान तरीका क्या, पहले आप तो मैं बोलूंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से ही करना। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और मैंने आपको बोला था इसका क्वेश्चन तो जरूर आएगा। आप अभी 1 मार्किंग में देख रहे हो, मैं बता रही हूँ 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर तक में इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो याद रखना इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। उसमें बोलेंगे पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करो, फिर बॉन्ड ऑर्डर बताओ, बहुत सारी चीजें पूछते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इन सबसे रिलेटेड तो बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, स्पेशली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सबसे रिलेटेड, यहाँ पे कार्बन ऑल्सो, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे O2 मुझे दिख रहा है, O2 चल जा भाई, चल क्यों नहीं रहा, तो हमें दिख रहा है क्या, हमें दिख रहा है मैम कि ये चल नहीं रहा, हमें दिख रहा है मैम कि ये चल नहीं रहा, ठीक है। तो हमें दिख रहा है O2 माइनस दिख रहा है ना, क्या क्या दिख रहा है, O2 माइनस दिख रहा है, O2 दिख रहा है, और O2 प्लस दिख रहा है, O2 प्लस दिख रहा है, ठीक है, यही दिख रहा है, हाँ यही तीनों है। चलो, तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन माइनस का मतलब क्या समझते हो, माइनस मतलब जैसे क्लोरीन माइनस, तो मैम उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया होता है, यानी कि इसमें होंगे 17 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यहाँ पे होंगे टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, ठीक है। अब इन तीनों में ही अगर आप बॉन्ड ऑर्डर एक बार कैलकुलेट कर लेना, तीनों का ही बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे तो देखो इसका तो बॉन्ड ऑर्डर 2 के आसपास आएगा, पहले भी आपने बहुत बार इसको सॉल्व किया होगा, है ना, पहले भी आपने इसको बहुत बार सॉल्व किया होगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 2 के बराबर आएगा। O2 माइनस का चेक करना, इसका अराउंड 1.5 आएगा, और O2 प्लस का 2.5 के आसपास आ रहा होगा, ये बात वाला फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, O2 माइनस का मैम सबसे कम है, फिर उसके बाद O2 का है, फिर उसके बाद O2 प्लस का है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी दिख रहा है, O2 माइनस, O2, O2 प्लस, बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से ये होगा। यस मैम, ड्यूरिंग अ कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ब्यूटेन, इतनी किलोजूल एनर्जी जो है वो बाहर निकल रही है। थर्मोकेमिकल रिएक्शन ऑफ द अबव इज चेंज इज, इनमें से कौन सा थर्मोकेमिकल रिएक्शन है, देखो कंप्लीट कंबशन हो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है। साथ ही साथ उसने एक लाइन लिख दी है कि ये हीट रिलीज हो रही है, हीट बाहर निकल रही है। अगर हीट बाहर निकल रही है मतलब मैम एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ है, हाँ, तो यानी कि नेगेटिव आएगा डेल्टा एच की वैल्यू, तो जहां पॉजिटिव लिखी है वो तो पहले ही एलिमिनेट कर देना, ठीक है। ये तो भाई हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, है ना। अब एक एक करके रिएक्शन को पढ़ लो, ये भी नहीं हो सकता, देखो ये भी नहीं हो सकता, है ना, ये एनर्जी कैसे कम हो गई, ऐसा थोड़ी हो सकता है, एनर्जी तो ज्यादा ही होगी ना, जो लिखी है वही तो एनर्जी बाहर निकलेगी, जबरदस्ती थोड़ी कम हो जाएगी एनर्जी। तो CH4H10 13/2 O2, ये ठीक है, यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे पता मैम, बैलेंसिंग चेक कर लो, एकदम सही लिखी हुई है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन सब कुछ चेक कर लेना, ये हमारी करेक्ट रिएक्शन होगी कंप्लीट ऑक्सीडेशन की, ठीक है, कंप्लीट कंबशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंट्रोपी चेंज कैन ईदर बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस
व्हेन वाटर फ्रीजेस इन अ ग्लास बीकर कैलकुलेट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग्स द फॉलोइंग। अच्छा एंट्रोपी निकालने का तरीका तो एकदम सही लिखा है, Q रिवर्सिबल अपॉन T, इस तरीके से हम एंट्रोपी निकालते हैं, चेंज इन एंट्रोपी। अच्छा एंट्रोपी होता क्या है, रैंडमनेस है ना, कोई पार्टिकल कितना रैंडमली चल रहा है, मूव कर रहा है, दैट इज एंट्रोपी। वो बोल रहा है कंडीशन है कि आपने वाटर को फ्रीज कर दिया। अच्छा मतलब पहले वाटर लिक्विड स्टेट में आपके हिसाब से, फिर उसके बाद आप बोल रहे हो मैम उसने उसको फ्रीज कर दिया, फ्रीज कर दिया, तो मतलब ये मैम सॉलिड स्टेट में चला गया होगा, और सॉलिड स्टेट में एंट्रोपी तो घटती है। क्यों घटती है बताओ, सॉलिड के पार्टिकल्स तो पास पास हो गए, क्योंकि मैम यहां पे पार्टिकल्स दूर दूर है ना, यहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर है, तो इसमें क्या होगा, इसमें मैम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर में लग जाते हैं, तो इसकी एंट्रोपी कम हो जाती है, इसकी एंट्रोपी कम हो जाती है, ठीक है। तो एंट्रोपी डिक्रीज करेगी, है ना, रैंडमनेस बेसिकली, आप ऐसे लिख लो रैंडमनेस। क्यों मैम हुआ ऐसा, क्योंकि बेटा इसकी रैंडमनेस कम हो गई होगी, रैंडमनेस कम हो गई होगी, और इसमें रैंडमनेस ज्यादा है, इसमें रैंडमनेस ज्यादा है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा मैम कि सिस्टम की वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अच्छा अच्छा ये तो हमारे लिए सिस्टम हो गया, जिस वाटर की हम बात कर रहे हैं ना, जिस वाटर की हम बात कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या हो गया, सिस्टम हो गया, ठीक है। तो सिस्टम की रैंडमनेस मैम डिक्रीज कहाँ लिखी है, सिस्टम की रैंडमनेस डिक्रीज, सही लिखा है, इंक्रीज नहीं होगी। चलो मैम डिक्रीज तो 3 ऑप्शन में लिखा है, पर एक बात बताओ सराउंडिंग में क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैंने बोला ये पानी है, इसको मैं जमा रही हूँ, है ना, ऐसा रख दे इसको जमा रहे, मतलब सराउंडिंग से ये कुछ हीट या तो रिलीज कर रहा है या तो ऐड ऑन कर रहा है, यही तो कहानी होती है। मैंने बोला इसको या तो फ्रीज कर रहे हैं या तो लेट्स से इसको बॉईल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, तो सराउंडिंग में तो उल्टा काम कर रहे हो ना। इसके लिए अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सराउंडिंग में तो घटता जाएगा ना टेम्परेचर, क्योंकि उसी से तो टेम्परेचर ले रहा है, यही तो बात होती है। तो सराउंडिंग में जस्ट ऑपोजिट हो रहा होता है, तो अगर इसमें इंक्रीज कर रहा है तो सराउंडिंग में डिक्रीज कर रहा होगा, और अगर इसमें डिक्रीज कर रहा है तो सराउंडिंग में इंक्रीज कर रहा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एसिडिटी ऑफ BF3 कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। एसिडिक स्ट्रेंथ किसके बेसिस पे बताई गई है, आर्नियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्सेट-लोरी कॉन्सेप्ट, लुईस कॉन्सेप्ट, या फिर ब्रॉन्सेट-लोरी एज वेल एज लुईस कॉन्सेप्ट, दोनों में। देखो ब्रॉन्सेट-लोरी कॉन्सेप्ट और हमारे आर्नियस कॉन्सेप्ट में ऐसा कुछ नहीं बताया गया, उसमें H3+ या H+ के बारे में बताया गया है। वही जब आप बात करते हो लुईस कॉन्सेप्ट की, तो वो एक्जैक्टली एक्सप्लेन करते हैं सारे ही स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ में। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, जिसका निकालना है मैम उसको x मान लो, क्लोरीन को हमने x मान लिया। सोडियम कितना होता है, एल्कली मेटल है, प्लस का 1 होगा मैम, ठीक है। ऑक्सीजन कितना होता है मैम, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, टोटल 3 ऑक्सीजन बैठे हुए हैं, तो क्या करेंगे, 3 ऑक्सीजन है, एक पे -2, ओवरऑल स्पीशी पे कोई चार्ज नहीं, 0, तो x + 1 - 6 = 0, यहां से x निकल के आ जाएगा +5। करेक्ट ऑप्शन इज +5, +5 इज द राइट ऑप्शन। करेक्ट IUPAC नेम बताना है। अच्छा बहुत सारे बच्चे इसको जल्दबाजी में गलत भी कर देते हैं, तो ध्यान सुनना। C2H5, पहले 4 कार्बन है मैम, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे C2H5, तो C2H5 को हमेशा खोल के लिख लो, ओपन करके लिख लो, क्योंकि हो सकता है वो मेन चेन में आ रहे हो। तो C2H5 को ओपन करोगे तो ये आएगा CH2 CH3। अब ये देखो मेन चेन में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं हमारे मेन चेन में, ये हमारी एक मेन चेन हो गई। ये क्या बन गए, सब्स्टिट्यूट बन गए। नंबरिंग कहां से होगी, कहीं से भी कर दो, देखो एक ही पे आने वाली है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कैसे करते हैं नेमिंग, SRBF, सब्स्टिट्यूट क्या है यहाँ पे मैम, सब्स्टिट्यूट 3 और 4 पे लगे, 3,4 डाइक्लोरो, ठीक है। रूट वर्ड क्या है मैम, 6 कार्बन है, हेक्स, एक साथ लिखना बेटा, जगह नहीं तो मैं साइड में लिख दे रही हूँ, ठीक है, हेक्स। सभी में सिंगल बॉन्ड है, एन, ठीक है, तो नाम हो गया 3,4 डाइक्लोरोहेक्सेन, कहीं है 3,4 डाइमिथाइल, सॉरी डाइक्लोरो क्यों लिखा है यार मैंने, सॉरी दिस इज मिथाइल ग्रुप, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, डाइमिथाइल हेक्सेन। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट में 2 ही चीजें पढ़ी है, अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है मैम तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, और अगर मैम ब्रांचेस बढ़ती हैं है ना, ब्रांचेस बढ़ती हैं मतलब जैसे नियो टर्ट हो गया अपना, नियो हो गया, मिथाइल क्या बोलते हैं उसको, आइसो ग्रुप लग गया है ना, ब्रांचेस बढ़ रही हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट्स अल्काइल ग्रुप्स बढ़ रहे हैं ब्रांचेस में, चेन में नहीं, मेन चेन में नहीं, ब्रांचेस में, तो मैम बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है, ठीक है। तो बस कर लो। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, ब्यूटेन, मतलब 4 कार्बन की बात हो रहा है एक स्ट्रेट चेन में, उसके बाद 2 मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन है पर ब्रांचेस हो गई, 5 कार्बन है पेंटेन में, और डाई मिथाइल प्रोपेन मतलब 3 कार्बन है। देखो यहां से देखते ही एक बात समझ गए, ये सबसे पहले आने वाला है सी। क्यों मैम आएगा सबसे पहले,
सबसे ज्यादा कार्बन है उसमें, उसका मॉलिक्यूलर मास तो वैसे भी सबसे ज्यादा है, तो सी होगा। अब यहाँ पे तो देखो पहले ही एलिमिनेट हो गया बाकी ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सही दिख रहा है, सी का सबसे ज्यादा मास होने वाला है। अच्छा दूसरा देखो, पहले तो सी समझ गए, ये तो बड़ा आसान था मैम, पर मैम 2 4 है, 4 कार्बन वाले तो 2 ग्रुप्स हैं, तो इनमें से एक कैसे चूज किया? एक है बेटा एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन का मतलब जानते हो, स्ट्रेट चेन में लगा हुआ है, और दूसरा है 2 मिथाइल ब्यूटेन, मतलब ब्रांच आ गई, और ब्रांच का बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? कम होता है, तो सेकंड नंबर पे आएगा हमारे पास, क्या आएगा? ब्रांचेस के हिसाब से। पर वहां पे कार्बन देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन इसको बोलते हो, और एन ब्यूटेन इसको बोलते हो। ये एन ब्यूटेन है, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन है ना, सबको ड्रॉ भी कर सकते हो आप। तो ये क्या एन वाला है, और ये क्या 2 पे मिथाइल लगा है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है मैम। इसके साथ साथ क्या है? इसके साथ साथ क्या है? अच्छा, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, 2 मिथाइल ब्यूटेन यानी कि 1 2 3 4 5 कार्बन लगे हुए, तो सेकंड नंबर पे हमारे पास बी आएगा, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास डी आएगा, और फोर्थ नंबर पे आएगा हमारे पास ए। तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर हो गया, सी बी डी ए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या है? assertion the first ionization enthalpy of aluminium is lower than that of magnesium। क्या सही बात लिखी है? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या एल्यूमिनियम की कम होती है, किससे? मैग्नीशियम से। तो यार देखो एकदम सही बात है, अगर आप एल्यूमिनियम की और मैग्नीशियम की बात करो तो ये क्या होता है? एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम 13 एटॉमिक नंबर, 12 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए? 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, है ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड सो ऑन नंबरिंग होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बोल रहे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम की कम होगी, बिल्कुल कम होगी, क्योंकि ये देखो फुल्ली फिल्ड है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी भाई। आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी जो हम जो रिक्वायर होगी ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल पाए, तो आपको उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, वो फुल्ली फिल्ड है भाई, एस ऑर्बिटल, यहाँ पे आराम से निकल जाएगा। तो पहली लाइन तो एकदम सही है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम की कम होती है। आयनिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज स्मॉलर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, ये बात तो वैसे सही लग रही है। देखो आयनिक रेडियस जो एल्यूमिनियम की होती है ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 12, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 13। तो आयनिक रेडियस जो एल्यूमिनियम की होती है वो कम होती है, बिल्कुल सही बात है भाई। मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम की तरफ बढ़ोगे, लेफ्ट टू राइट एटम की रेडियस हमेशा कम होगी, तो वो तो एकदम सही बात लिखी है। तो दोनों चीजें करेक्ट है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना, ध्यान से देखो, इसका कोई रीजन थोड़ी हुआ। रीजन क्या है, क्यों ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम है? क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड है। लिखोगे रीजन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये थोड़ी लिखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्योंकि शेल कम हो रही है, नहीं, वो तो ऑपोजिट फिर रीजन देगा। पर यहाँ पे रीजन क्या लग रहा है? क्योंकि मैम यहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ रही है, तो दोनों सही है पर एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। एन ऑर्बिटल कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर स्पिन मस्ट बी ऑपोजिट, बिल्कुल सही बात है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। No 2 electrons in an atom can have set of quantum number, एकदम सही बात है, दोनों ही चीजें करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही तो कहता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम स्पिन के नहीं जा सकते, है ना, एक सेम स्पिन के नहीं जा सकते, अगर एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना ही चाहिए, ठीक है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है उनमें सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन ए। इन रिएक्शन this zinc is reductant but itself gets oxidized, ठीक है। जिंक एक रिडक्टेंट है पर खुद वो ऑक्सीडाइज हो गया, देख लेते हैं। यहाँ पे जिंक 0 है, यहाँ पे जिंक +2 है, हाँ ऑक्सीडाइज तो हो रहा है, ठीक है। In a redox reaction, oxidant is reduced by accepting an electron and reductant is oxidized by losing an electron, एकदम सही बात लिखी है, दोनों ही बातें एकदम सही हैं, तो A is the right option, है ना भाई। वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यार कितनी बार बताएं, ऑक्सीडाइज खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो मतलब रिड्यूसिंग, देखो किसी और का ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी और का रिडक्शन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। अगर किसी और का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो खुद का रिडक्शन करेगा, तो बिल्कुल सही बात है, वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिड्यूसिंग एजेंट बना होगा, यानी कि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सोडियम एसीटेट ऑन कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस गिव मीथेन, गलत, इथेन। सोडियम एसीटेट क्या होता है? RC, ऐसे लिख लो, CH3COONA, है ना, सोडियम एसीटेट। इसका जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो ये टूटता है एज CH3 के फ्री रेडिकल्स में, सही बात है, फ्री रेडिकल्स में टूटता है ना, फ्री रेडिकल्स में टूटेगा, है ना, इस तरीके से, मतलब पहले तो टूटता है CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, पहले ऐसे टूटता है, ये देखो ये ब्रेक होगा, ठीक, इस तरीके से। फिर उसके बाद ये जाएगा एनोड की तरफ, है ना, एनोड की तरफ जाएगा नेगेटिव वाला अपना, ठीक। फिर उसके बाद एनोड में ये क्या करने लगेगा? ऑक्सीडेशन दिखाने लगेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और अपने फ्री रेडिकल बना लेगा। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है
अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी इंपॉर्टेंट रिएक्शन वाली तो देख लो जाके, 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कराई थी हाइड्रोकार्बन्स में, जो कि इसी तरीके से ऐसे ही पूछी जाती हैं और डायरेक्ट आपको पूरा मैकेनिज्म तक पूछ सकते हैं, मतलब बोलेंगे पूरी रिएक्शन करके दिखाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो देखो पहली बात तो मुझे लग रहा है एकदम, मुझे क्या लग रहा है, पहली बात तो एकदम गलत है ना। तो पहली बात तो एकदम गलत है, ये दोनों जुड़ के C2H6 बनाते हैं, एक कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप एल्केन नहीं बनेगा, ठीक है। तो इथेन होगा यहाँ पे। मिथाइल फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड एट एनोड, ये तो मैंने बता ही दिया, फ्री रेडिकल बनते हैं एनोड में। तो असर्शन इस बार गलत है, रीजन सही है, सी इज द राइट ऑप्शन, है ना। असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। लेट्स सी क्या है हमारा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कर रहे हो ना खुद से, सेक्शन बी में आ चुके हैं, क्योंकि सेक्शन बी है हमारा, 5 क्वेश्चन होंगे इसमें 2-2 मार्किंग के, ठीक है, ध्यान से करना, 5 क्वेश्चन 2-2 मार्किंग के। स्टार्ट करते हैं। डिफाइन आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्या आयनाइजेशन एनर्जी, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom, मतलब वो एनर्जी जिसको एक एटम को जिसकी जरूरत है ताकि वो अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे। एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना। तो इसको आप बोलते हो कि ये आयनाइजेशन एनर्जी। लिस्ट 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, शील्डिंग इफेक्ट हो सकता है ना, एटॉमिक रेडियस हो सकती है, आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो, है ना, न्यूक्लियर चार्ज हो सकता है, कोई भी इनमें से ऑप्शन लिख लेना। भाई एटम की रेडियस बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो आप 2 फैक्टर लिख सकते हो, शील्डिंग इफेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, लिखने का तरीका जरूर देख लिया करो किस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। चलो, वन ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ द सीशियम हैज अ वेवलेंथ ऑफ दिस नैनोमीटर। अच्छा, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ द सीशियम हैज वेवलेंथ, लैम्डा की वैल्यू गिवन है 456, लैम्डा इज इक्वल्स टू 456 नैनोमीटर। अच्छा, पहली चीज तो नैनोमीटर में कभी नहीं होगा, हम मीटर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 456 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमें एफ, या जिसको वी से भी डिनोट कर सकते हो, V से भी डिनोट कर सकते हो, ये आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो V इक्वल्स टू C इक्वल्स टू F लैम्डा, आपने सुना होगा, है ना। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, F क्या है, फ्रीक्वेंसी, जिसे V से भी लिखते हो, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, ठीक है। तो यहां से आपको निकालना है कि आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी, V लैम्डा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां से V कितना हो जाएगा मैम, C अपॉन लैम्डा, है ना। तो ये फॉर्मूला उठा के लगा देना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू V से जिसको डिनोट करते हो, F से भी कई जगह लिखा रहता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा। C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे लिख लो, C होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 456 इंटू 10 टू द पावर -9, ठीक है। इसको एक बार सॉल्व कर लेना, तो यहाँ से आ जाएगी V की वैल्यू, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगी वो होगा 6.58 10 की पावर 14, है ना, और फ्रीक्वेंसी है तो यूनिट लग जाएगी हर्ट्ज, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या किया हमने, V इक्वल्स टू F लैम्डा वाला नॉर्मल फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो अच्छा ये हो गया आंसर, ठीक है। राइट द IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 143। अगर तुम ये नहीं बता पाए तुम कर क्या रहे हो केमिस्ट्री में, हाँ। 143 का एटॉमिक नंबर, अरे मैम बस मैम यहीं पे खत्म, भाई खत्म कर दो मैम, क्वेश्चन पेपर छोड़ देंगे हम यहीं पे। तो यार 143 आपने मिस एक्सेप्शन के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो 143 क्या होता है, कुछ नहीं होता है मैम, अनक्वाड्रेट्रियम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, 1 को आप बोलते हो अन, कहाँ पे लिखते हैं, यहीं पे लिखते हैं, 1 को बोलते हो अन, 4 को बोलते हो क्वाड, और ट्रियम, ट्री मतलब 3 के लिए, और ईएम ऐसे इसमें यूज होता है, ठीक है। तो अनक्वाड्रेट्रियम इज द वैल्यू, अनक्वाड्रेट्रियम इज द वैल्यू। अगर हमसे बोलता है कि इसका सिंबल लिखिए तो आप क्या बोलते हैं, UQT, ठीक है, UQT इसका सिंबल हो जाता। Why nitrogen shows comparatively higher first ionization enthalpy than oxygen? मैंने बोला था जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। तो अगर मैं नाइट्रोजन को देखूं और ऑक्सीजन को देखूं, नाइट्रोजन क्या होता है मैम, 7 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा, 3 4 5 6 7, हाँ। ऑक्सीजन क्या है, 1s2 2s2 2p 4, ठीक। अब देखो अगर मैं इसकी आउटर मोस्ट शेल ड्रॉ करूं तो हाफ फिल्ड आ रही है ना। अगर मैं दोनों में p ऑर्बिटल को देखूं तो यहाँ पे आ रहे हैं मैम 3 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे आ रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो नो मैटर ट्रेंड क्या है, कोई मैटर नहीं करेगा इस चीज में कि ट्रेंड क्या है। आप नाइट्रोजन को अगर देखोगे तो उसके पास प्रेजेंट है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड स्टेबल होता है ना। तुम उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी भाई, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, ये वाला इलेक्ट्रॉन हम इजीली निकाल सकते हैं, इजी है इसको रिमूव करना, है ना।
और हाँ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी उसकी ज्यादा हो जाएगी, फिर इससे इलेक्ट्रॉन दूसरा निकालना मुश्किल हो जाएगा। पर पहले के टाइम पे ये होगा क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, कंपैरेटिवली हायर, तो लिख लोगे बिकॉज इट हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है, चलो द मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड इज लीनियर वेयर एज दैट ऑफ टिन क्लोराइड इज एंगुलर। वाई? देखो कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से दिखेगा, CO2 है ना, वहीं आप टिन क्लोराइड को ड्रॉ करोगे तो वो कैसे दिखता है, क्लोरीन 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 क्लोरीन, और इसके पास लोन पेयर भी होते हैं, है ना। तो अच्छा SnCl2 है, सॉरी SnCl2 है, SnCl2 वाला ग्रुप है हमारे पास, तो है ना, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलो तो अगर मैं इसकी बात करूं तो बिकॉज इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता तो लीनियर 180 डिग्री पे होता है, लीनियर होता है, है ना। वहीं जब आप इसकी बात करोगे इस पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है, रिपल्शन ज्यादा होता है। याद है लोन पेयर में मैम रिपल्शन ज्यादा होगा, खाली लोग है ना ज्यादा रिपल करेंगे। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर उसके बाद बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्शन होगा। ठीक, तो अगर इस कंडीशन के हिसाब से देखो तो ये हमारा एक लीनियर ज्योमेट्री का होगा। क्या लिखा है, सो देयर इज नो लोन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम, sp हाइब्रिडाइज्ड है एंड मॉलिक्यूल इज लीनियर। ऑल्सो नोट दैट एटम्स कैन नॉट रोटेट, ऑफ कोर्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और वो रोटेट भी नहीं करेंगे डबल बॉन्ड के अराउंड। SnCl2 को अगर आप देखोगे तो उसके पास एक लोन पेयर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड मॉलिक्यूल ज्योमेट्री जो है वो बेंट हो जाएगी और बॉन्ड एंगल जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। In periodic table, the transition element manganese, iron, cobalt, nickel have almost same size. Why? याद है? बताओ भाई। ये था हमारा इस तरीके से ग्राफ मैम, है ना, जिसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम एक साथ आते हैं, फिर मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, एटॉमिक साइज सेम, फिर निकेल, कॉपर, जिंक इस तरीके से बढ़ता है ना, कॉपर जिंक इस तरीके से बढ़ता है। ठीक, तो एटम का साइज सेम क्यों होता है, क्योंकि मैम यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसे आप Z इफेक्टिव बोलते हो मैम, वो बराबर हो जाता है किसके, शील्डिंग इफेक्ट के। तो इस रीजन की वजह से इनका एटॉमिक साइज जो है वो सिमिलर हो जाता है। याद रखो मैं बार बार बोल रही हूँ, इट इज अ सैंपल पेपर। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस अब आपसे हो सकता है इसमें ये बोल दे कि कॉपर और जिंक में बढ़ क्यों रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मैम उसमें जस्ट ऑपोजिट हो रहा है, उसमें शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जा रहा है न्यूक्लियर चार्ज से, है ना। आपसे बोल सकता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम में कम क्यों हो रहा है ना। तो ये पूरी चीजें आपको समझनी है, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। तो because in these elements the attractive nuclear force and shielding effect is equivalent, that is the size is same. चलो भाई, justify that the reaction is a redox reaction, बता लोगे। एक को ऑक्सीडेशन करते हुए दिखा देना, एक का रिडक्शन। तो रिएक्शन है सोडियम प्लस H2 से बन रहा है मैम सोडियम हाइड्राइड, है ना। बैलेंसिंग भी है क्या, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो। चलो अब मुझे देखते ही समझ में आ गया, सोडियम एलिमेंटल फॉर्म में यानी कि 0, ये एलिमेंटल फॉर्म में यानी कि 0, यहाँ पे सोडियम +1 है, यहाँ पे सोडियम -1 है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है मैम, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। वहीं इसको देखोगे तो ये हाइड्राइड के फॉर्म में जब मेटल के साथ लगता है, सबको पता है -1 होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज कर गया, तो इसका हो गया रिडक्शन। एंड साइमल्टेनियसली क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन भी हो रहा है, तो मैम ये है एक रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। Hence it is a redox reaction. पढ़ लोगे, सोडियम इज ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन इज रिड्यूस, तो ये है एक रिडॉक्स रिएक्शन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी कर रहे हो ना खुद से क्वेश्चन, कितने नंबर आ गए बताओ। 5 क्वेश्चन हमने कर लिए, किससे 5 क्वेश्चन कर लिए 2 नंबर वाले, 16 क्वेश्चन कर लिए 1-1 नंबर वाले। कितने नंबर आ गए, नंबर पूरे मतलब पूरे लिख देना, ठीक है। अभी ज्यादा वो मत होना खुश, हमारे तो बहुत अच्छे आए मैम, है ना, कुछ बोलेंगे कर लिया मैम पूरा पेपर, लेकिन ठीक है सारे क्वेश्चंस देखो। अब हमारे पास 7 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 3 नंबर वाले शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। What transition in hydrogen spectrum would have the same wavelength as Balmer transition n equals to 4, n equals to 2, He2 plus spectrum। देखो पहले क्वेश्चन को ध्यान समझो, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमसे कि क्या ट्रांजिशन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जिसमें सेम वेवलेंथ होगी बाल्मर ट्रांजिशन में He प्लस से। अब ये क्वेश्चन अलग है, आपसे या तो बोलता है, आपने इस टाइप के बहुत क्वेश्चन लगाए होंगे कि हाइड्रोजन में आप वो बताइए, लाइमन बाल्मर प्रेस्टन में जो बाल्मर सीरीज आ रही है लेट्स से, तो आपसे बोलेगा कि आप क्वेश्चन में बताइए हमें कि क्या कहाँ से कहाँ पहुंचा है, तो वेवलेंथ बताइए, डायरेक्ट वेवलेंथ पूछता है। बट इस क्वेश्चन में वेवलेंथ नहीं पूछा उसने, वो इस क्वेश्चन में कुछ अलग ही पूछ रहा है। वो बोल रहा है He प्लस से जब वो सिमिलर हो वो बताओ मुझे। तो मतलब आपको 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मतलब मैम देखो फॉर्मूला देखो पहले, 1/λ इज इक्वल टू R Z स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर 1/N2 का स्क्वायर। और सबको याद होगा, हमने ट्रिक से याद किया, ये पे है ये से है, पे से, जिस पे आया है इलेक्ट्रॉन, जिससे आया है इलेक्ट्रॉन। पहले आप ये लगाओगे फॉर हाइड्रोजन एटम,
ठीक, सेकेंड टाइम आप बेटा ये लगाओगे, बगल में लिखते हैं, सेकेंड टाइम हम ये लगाएंगे मैम फॉर हीलियम एटम, हीलियम के लिए। ठीक है, यही तो हमारा क्वेश्चन है। यस मैम। चलो, तो हाइड्रोजन के लिए जब मैं इस क्वेश्चन में आऊंगी, जब मैं हाइड्रोजन के लिए आऊंगी तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/λ इज इक्वल्स टू आर, रिडबर्ग कांस्टेंट अभी छोड़ दो एज इट इज, है ना, क्योंकि 2 बार लिखना है तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। Z क्या है, एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, वेवलेंथ एज द बाल्मर दिस ऑफ हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम, यानी कि हीलियम के लिए हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हीलियम के लिए हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, यू कैन से, तो यहाँ पे लगा दो मैम 1/λ इज इक्वल्स टू 1/r, सॉरी इज इक्वल्स टू r z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर, n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो r को छोड़ दो, अभी z कितना हो जाएगा, हीलियम के लिए 2 हो जाएगी वैल्यू। ठीक, 2 का स्क्वायर 1/, जिस पे आया है इलेक्ट्रॉन 4 to 2, फोर्थ से सेकंड पे आ रहा है, तो जिस पे आया है उसको पहले लिखो 2 का स्क्वायर, माइनस जिससे आया है उसको बगल में लिख दो, यही लिखेंगे। यस मैम, आंसर देखो कितना आएगा, आर को भी एज इट इज छोड़ दो, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, है ना, 1 माइनस 1, अच्छा ये क्या है, 1/4 माइनस 1/16 हुआ, इसका मतलब एलसीएम आएगा हमारा 16, ध्यान से देखो, है ना, एलसीएम आ जाएगा 16, तो कितना आएगा 4 4 4 माइनस यहाँ पे 16 ऑलरेडी है तो 1, 3/16 आएगा। ठीक है, सिंपल मैथ्स लग रही है इसमें, 3/16। ठीक है, तो 3/16 आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करोगे 4 4 16, तो 3/4 r आ रहा होगा। ठीक, पहले यहाँ पे रुक जाओ, 3/4 इंटू आर या r इंटू 3/4 आ रहा होगा 1/λ की वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे उठा के रख दो इसको मैंने बोल दिया लेट्स से इक्वेशन 1, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 2, डिवाइड कर दो या इक्वल कर दो, सॉरी, है ना, ये तो बराबर होना चाहिए ना, इक्वल पूछ रहा होगा, सेम वेवलेंथ उसने पूछा है, मतलब हमसे n1 n2 आपको बताना है। इन शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब ये था कि आपको इस क्वेश्चन को देखना है, उस क्वेश्चन को देखना है, सेम वेवलेंथ, मतलब इसका 1/λ1 और उसका λ2, है ना, तो 1/λ1 कब इक्वल हो रहा है 1/λ2 के, या डायरेक्ट बोल दो λ1 इक्वल्स टू λ2 कब हो रहा है, कब हो रहा है। ठीक, ये आपको बताना है, तो उसको उठा के ले आओ मैम, यहाँ पे r और r कैंसिल आउट हो जाएंगे, r और r कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, 1/n1 का स्क्वायर मैम माइनस 1/n2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3/4, यही होगा। अच्छा क्योंकि ये इस तरीके से लिखा तो मैं क्या इसको ऐसे लिख दूं, 3/4 को और करके लिख दे रही हूँ, ध्यान से देखना, 1 माइनस 1/4 लिख दूं, 4 माइनस 1 इज 3, 3/4, मतलब मैं इस तरीके से क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, देखो ये डायरेक्ट आ जाएगा, देखो अगर इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर दोगे तो आप बोलोगे मैम ये है 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो मतलब n1 की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी हमारी 1 और n2 की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी हमारी 2। आया, ध्यान से देखो, n1 हमारा आ गया 1, n2 आ गया, किसे किसे क्लियर हुआ, देखो क्वेश्चन ऐसे करो कि क्लियर हो जाए, क्लियर करने नहीं आया तुम। ठीक है, ध्यान समझो क्वेश्चन को, एक तो क्वेश्चन आता है जिसमें डायरेक्टली हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ पूछा जाता है, पर उसने क्वेश्चन को घुमाया हुआ है, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो फ्री मार्क्स तो देगा नहीं, उसने क्वेश्चन को घुमाया हुआ है, उसने मतलब ध्यान से देखो, तुम पहले तुम बताओ कि हीलियम का क्या है, फिर हाइड्रोजन का बताओ, फिर बताओ वेवलेंथ कब सेम आएगी, तो सेम रखने की इक्वल रख दिया, बाकी तो सिर्फ सिंपली मैथ्स लगाई हमने, है ना। देखो आप ऐसे भी कर सकते थे मैम, इसको सॉल्व कर लेते, 1/n1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर, मैम सॉल्व करने बैठ जाते, तो n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर अपॉन n1 इंटू n2 का स्क्वायर, तो वो बहुत टाइम टेकिंग और बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है ना, उससे आंसर नहीं आता, तो हमने डायरेक्ट इसको इस तरीके से अरेंज करके लिख दिया। हमने बोला भाई सिंपल तो बात है, 3/4 को 1 माइनस 1/4 भी तो बोल सकते हैं। यस मैम, फिर इसको आप देखोगे तो यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर को हटाना है, या ऐसे बोल लो अंडर रूट लगा देना बाद में, है ना, मतलब n1 का स्क्वायर आ गया मैम 1 का स्क्वायर, तो n1 इज इक्वल्स टू 1 अंडर रूट ऑफ 1, तो 1 आ गया, n2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैम यहाँ पे स्क्वायर होगा, n2 का स्क्वायर मैम, n2 का स्क्वायर जो है वो इक्वल है 2 के स्क्वायर के, तो n2 कितना आ गया 2 आ गया, है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आई होप सो ये समझ में आया होगा सभी को, ध्यान से स्क्रीनशॉट लेते जाओ साथ ही साथ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। What are the frequency and wavelength of a photon emitted during transition from n equals to 5 n equals to 2 in the hydrogen spectrum? हाइड्रोजन आइटम कुछ नहीं करना है, सेम फॉर्मूला लगा दो, है ना। मतलब आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर। आर की वैल्यू नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, 1/r रख देना जो कि होता है 911 एंगस्ट्रॉम के आसपास, ठीक है। तो डायरेक्टली 1/r रख देना, क्योंकि भाई एंड में आप पलटोगे पूरा फॉर्मूला तो वेवलेंथ निकालोगे, है ना। और कहां से कहां, जिससे स्टेट टू n equals to 5, यानी n equals to
5 से 2 पे आ रहा है, तो पे किस पे आ रहा है 2, तो पहले 2 का स्क्वायर करना, मतलब 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। इस तरीके से आपको मिल जाएगा लैम्डा की वैल्यू। फिर उसने क्या पूछा है, उसने वेवलेंथ पूछा है, लैम्डा आ गया है ना, सॉरी वेवलेंथ आ गया, फ्रीक्वेंसी पूछा है v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, मैम कर लेंगे अब हम, है ना, तो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। देखो पहला क्वेश्चन मैंने आपको कर दिया, ठीक हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, वहीं पे कर दिया मैंने, देख लेना इसमें n इक्वल्स टू 1 2, ठीक है 1 और 2, फाइनल और इनिशियल लिख लेना, 1 और 2 का मतलब समझते ही हो, है ना, जिस पे जिससे इस पे आ रही है, इससे आ रही है ना, तो ये है n फाइनल वाली, ये है n इनिशियल वाली, ठीक है, यस मैम। फिर उसके बाद देखो वही सेम तरीके से लैम्डा निकाल लिया, फिर उसके बाद v इक्वल्स टू एफ लैम्डा रख दिया, हो गया फॉर्मूला हमारा। सेम इसी तरीके से आपको ये पूरा क्वेश्चन कर लेना है। चलो मेरे ख्याल से ये सब लोग समझ गए होंगे, इसलिए मैंने एक सॉल्व किया ताकि आप इसको अगर चाहो तो देख लो। ओके, मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मार्कोनिकॉफ रूल, वुड्स रिएक्शन, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। मैं हमेशा यही बोलूंगी, और मतलब यही तरीका भी सही है, जब भी आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन को दे बिना रिएक्शन के क्वेश्चन लिख के मत आइएगा, ठीक है, आपको रिएक्शन लिखनी ही पड़ेगी। चलो मार्कोनिकॉफ रूल समझते हैं। इन केस ऑफ एन अनसिमेट्रिकल ओलेफिन, मतलब कभी कोई अनसिमेट्रिकल ओलेफिन है, मतलब एल्कीन है अनसिमेट्रिकल, अगल बगल में सेम नंबर ऑफ ग्रुप्स नहीं लगे हैं, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या होता है, अगर आप इसकी रिएक्शन कराओगे किसी हेलोजन एसिड के साथ, तो द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम विल गो टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब नेगेटिव पोर्शन वहां चला जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन है, या मेरी लैंग्वेज में बोलो तो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल से बता दे रही हूँ, डेफिनेशन तो मैंने बताई दी है, ठीक है। तो सुनो, एक अनसिमेट्रिकल ओलेफिन ले लेना, उसमें एक हेलोजन एसिड ले लेना, लेट्स से HCl, ठीक है, यस मैम। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है ना। अब मैम ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हमको सिंपल सी बात है, दोनों में से किसके पास हाइड्रोजन भेजो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक ठीक, और क्लोरीन किसको दे दो जहां पे हाइड्रोजन कम है, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हेलोजन, ये बन गया हमारा मेजर प्रोडक्ट, और यही हो गई हमारी रिएक्शन फॉर मार्कोनिकॉफ रूल। अच्छा, इसमें क्या होता है, कार्बोकैटायन मैकेनिज्म होता है, अगर आपको याद हो, है ना, कार्बोकैटायन वाला मैकेनिज्म फॉलो होता है, विच इज 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ठीक है, तो ये हमारा मैकेनिज्म हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होती है, याद है, अगर हम वुड्स रिएक्शन की बात करें, सोडियम मेटल के साथ ये रिएक्शन होती थी, है ना, एल्काइल हैलाइड की, जैसे मैंने ले लिया CH3Cl प्लस सोडियम ले लिया 2 टाइम्स, है ना, प्लस ClCH3, ऐसे लिख दिया, एल्केन फॉर्म करने की निंजा टेक्निक, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हमेशा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो हमारा जो मेटल है वो किसको लेके भागता है, वो मैम वो लेके भागता है हैलोजन को, ठीक है, तो NaX बाहर निकलेगा, यानी कि 2 टाइम्स NaCl निकलेगा, प्लस क्या बनेगा CH3 यानी कि C2H6, ठीक, याद रखना इवन नंबर ऑफ कार्बन बनते हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन लेने होते हैं, यहाँ पे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होगी, ठीक है, सोडियम मेटल के साथ होती है टू फॉर्म एल्केन, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, CH3COO, उठाते हो, क्या होता है इसमें मैम, उठाते हो CH3COO, रिएक्ट कराते हो इसको किसके साथ, अगर मैम हम इसको रिएक्ट करा दें कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये टूट जाता है CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव में ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हो आप, रिएक्शन कराओगे आप H2 के साथ, ठीक है, तो रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, इलेक्ट्रोलिसिस लिख देना ऊपर, ठीक है, तो क्या बनता है C2H6 बन जाएगा, है ना, और क्या बनेगा NaOH बन जाएगा, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस कैथोड में निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड एनोड में रिलीज होती है, ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। दोनों ही रिएक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट, मैकेनिज्म चाहो लिख देना, एक एनोड में होगी, एक कैथोड में होगी रिएक्शन, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है हर एक एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, देखो सेम एक्सप्लेन किया जो आपने रिएक्शन लिखी, ठीक, बट इसको किस तरीके से लिखना है, आप चाहो तो इसको एक बार समझ सकते हो, लेकिन मेरा कहना हमेशा मानना कि हमेशा 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 कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, आप सोल्यूशन खुद समझ जाओगे, ये आपको पता है ना कॉन्सेप्ट, आपको ये मार्कोनिकॉफ रूल पता है ना, बिलीव मी आप डेफिनेशन बना लोगे, आप लिख दोगे, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ओलेफिन नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम will goes to that doubly bonded carbon atom which has less number of hydrogen atom। बहुत इजी है सारी चीजें, कॉन्सेप्ट बस मेन फोकस रखना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है,
राइट द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ H2O। ज्योमेट्री भी बताना है और शेप भी बताना है H2O का, ठीक है, ज्योमेट्री भी बताना है और शेप भी बताना है। तो H2O ऐसा दिखता है, देखो हमारा, ऐसा लगता है कि लीनियर होगा पर होता नहीं है। H2O यहाँ पे बना दूं, ये देखो OH लोन पेयर, है ना, इस तरीके से। शेप कैसा हो गया, बेंट शेप हो गया। शेप कैसा हो गया, बेंट शेप हो गया, बेंट शेप हो गया। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर भी है। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, क्या पूछा, हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। और ज्योमेट्री क्या होती है sp3 में, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, मतलब जितने सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर उनको जोड़ दो तो आ जाएगा, ठीक है। तो शेप हमने ड्रॉ कर दिया इसका, ठीक है। Infer the shape of SF4 molecule and state the type of hybridization of the central atom। SF4 कैसे बनेगा, SF4 F इस तरीके से बनता है। यहाँ पे लोन पेयर होते हैं इसके पास, ठीक है। तो क्या क्या पूछा है, शेप बता दिया। शेप क्या है, टी शेप, टी शेप। शेप की अगर आप बात करोगे इट इज टी शेप, ठीक, इसको आप बोलते हो टी शेप। जैसे आप सी सॉ भी बोलते हो, ऑफ कोर्स सी सॉ भी बोला जाता है टी शेप को ही, दोनों चीजें सही हैं। सी सॉ लिख सकते हो, सी सॉ लिख सकते हो, ठीक है। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कितने सिग्मा बॉन्ड है मैम, टोटल उसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर भी है, तो sp3d हो जाएगा, है ना, sp3d1 या sp3d जिसको आप बोल सकते हो। पता है ना हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलती है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, है ना। वैसे तो z इफेक्टिव भी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, z इक्वल्स टू 1/2, जितने भी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो, उसके बाद क्या बोलते हो मोनोवैलेंट स्पीशीज और ये सब, है ना। सेंट्रल एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लिख दो प्लस मोनोवैलेंट स्पीशीज लिख दो, वो भी एक तरीका है। पर सबसे इजी तरीका है सिग्मा बॉन्ड देख लो, 1 2 3 4 और एक लोन पेयर, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है प्लस एक लोन पेयर है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d, sp3d भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। Why NH3 has higher dipole moment than NF3 though both are pyramidal। अच्छा, तो अगर मैं NH3 और NF3 को ड्रॉ करूं तो NHH3 और NFF3 दोनों इस तरीके से दिखते हैं, शेप सेम है, ज्योमेट्री सेम है। तो बोल रहे हैं why it has higher dipole moment। चलो, तो डाइपोल मोमेंट निकालने का तरीका याद है, हाइड्रोजन ऐसे निकलेगा, हाइड्रोजन का डाइपोल मोमेंट ऐसे होगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। फ्लोरीन का देखोगे तो ऐसे होगा, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन की तरफ जाएंगे, है ना। तो अगर आप इसमें देखो तो सारे एक ही साइड को जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सारे एक ही तरफ को जा रहे हैं। तो यानी कि जो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट निकलेगा, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट निकलेगा वो एक ही तरफ को जा रहा है, उसका सम ज्यादा आएगा। यहाँ पे देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एक बार इसको रीड करो क्या लिखा है, इन केस ऑफ अमोनिया ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर इज इन द सेम डायरेक्शन, सारे सेम डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो है वो ज्यादा आ जाएगा। वेयर एज NF3 ऑर्बिटल में डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो है वो कम हो जाएगा। तो ये इसका एक रीजन हो जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया। चलो, इसकी जगह और आप एक और क्वेश्चन भी कर सकते थे, लिस्ट 2 लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। कौन सी 2 लिमिटेशंस लिख दोगे बताओ मैम। ऑक्टेट रूल में कई ऐसे कंपाउंड्स बन के आ रहे थे जिसमें सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जिसको आप बोलते हो ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट ही पूरा नहीं हो रहा था। BF3 एक एग्जांपल है। BF3 अगर आप इसको बनाते हो ना मैम, ये देखो ऐसे दिखेगा ये BF3, है ना, बट यहाँ पे आप बोरॉन को देखोगे तो इसका ऑक्टेट ही पूरा नहीं है, ऑक्टेट रूल के हिसाब से ऑक्टेट ही पूरा नहीं है। सेंट्रल मेटल एटम का, वो भी कॉर्नर एटम तो हटा ही दो, सेंट्रल मेटल एटम उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो आप ये लिख सकते हो कि ये सारे सेंट्रल कई ऐसे कंपाउंड्स थे जिनके सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्टेट ही पूरा नहीं लिख रहे थे, ठीक है। अच्छा, एक और था कि इवन नंबर ऑफ ग्रुप्स जब हो जाते हैं, है ना, इवन नंबर ऑफ ग्रुप्स वाले एक पॉइंट था, ठीक है। तो ऑक्टेट सेंट्रल वाला एक लिख देना। दूसरा, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स है, तो ये जो रूल है ये लग ही नहीं रहा था कई जगह। कंपेयर द स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ O2 एंड O2 माइनस। कैसे लिखोगे, O2 लिखो, है ना, O2 लिखो और O2 माइनस लिख दो। कितने इलेक्ट्रॉन, 16, कितने इलेक्ट्रॉन, 17, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है ना, पाई 2px पाई 2py के बराबर है ना, एंड सो ऑन, पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है स्टेबिलिटी बताइए, बॉन्ड ऑर्डर बताइए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताइए, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका पता चल गया मैम, अभी तक बॉन्ड ऑर्डर का तरीका मैम पता चल गया, 1/2 बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ये हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, अगर इलेक्ट्रॉन्स में पूरे में पेयरिंग हो गई
तो डायमैग्नेटिक नहीं हुई, पैरामैग्नेटिक, है ना। और उसी के बेसिस पे हमें स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो O2 इज मोर स्टेबल, पहली चीज तो O2 माइनस से, आपको याद होगा O2 ज्यादा स्टेबल होता है O2 माइनस से, है ना। क्यों होता है मैम? ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा, जिसकी वजह से वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो O2 में देखोगे तो डबल बॉन्ड निकल के आता है ना। और O2 माइनस में देखोगे तो उसमें कितना आ रहा होता है डाइपोल मोमेंट, सॉरी, उसमें जो आपका बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ रहा होता है। अभी अभी हमने देखा था O2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2.5 या 1.5 के आसपास होता है ना। तो वो दोनों में ही 1.5 बॉन्ड, 2.5 बॉन्ड, तो वो थोड़ी ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल कब होगा? जब ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसका, है ना। बॉन्ड ऑर्डर मतलब जब ज्यादा उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड स्टेबल तरीके से बन पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ O2 इज पैरामैग्नेटिक, है ना। O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक है, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। और O2 माइनस जो है वो डायमैग्नेटिक है, उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएंगे, मेकिंग O2 मोर रिएक्टिव, लेस स्टेबल, है ना। ये याद रखना। इसकी वजह से O2 जो है, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, वो ज्यादा रिएक्टिव है, पर स्टेबिलिटी उसकी कम है, ठीक है, डिस्पाइट इट्स हायर बॉन्ड ऑर्डर। तो नो मैटर उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, पर उसका जो ग्रुप, जो उसका आंसर आएगा वो अलग हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे O2 माइनस लिखा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, O2 माइनस है, O2 2 माइनस है ना। बात वही है, मतलब O2 2 माइनस लिख लेना, O2 2 माइनस, 2 माइनस है, मतलब कितने 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब इसके बेसिस पे आपको करना है सारी चीजें, तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे, उसके बाद सारी चीजें हमें अपने आप हो जाएंगी। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट। सबको याद होगा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। हम दोनों ही पहले तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे इफेक्ट्स हैं, बिल्कुल सही बात है, दोनों इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे स्टेप्स हैं, ठीक है। यस मैम। अब क्या हमारे पास है इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। तीन डिफरेंस आप लिख देना, 3 नंबर का है। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सैचुरेटेड कंपाउंड में होता है ना। और यहाँ पे क्या होता है, इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट लोन पेयर, यानी कि अनसैचुरेटेड। रेजोनेंस लोन पेयर की वजह से होता है। जो आप बेंजीन एरोमेटिक सबसे अच्छे से रेजोनेंस दिखाते हैं जैसे, है ना, वहां पे डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे नहीं होते। इंडक्टिव इफेक्ट स्लाइड डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा वाले का, पॉजिटिव नेगेटिव में। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे खिंच रहे होते हैं और वहां पे पाई बॉन्ड हट जा रहे होते हैं, जैसे बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट कैन मूव अप टू 3 to 4 कार्बन। याद है, खींच रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या तो डोनेटिंग ग्रुप है, खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो 1 2 3 4 कार्बन तक इफेक्ट दिख रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। रेजोनेंस इफेक्ट, जो मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का, हर एक में बराबर से ही हो जाएगा, जैसे बेंजीन हर कार्बन में हो रहा है वो काम, है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्रुप फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अच्छा, तो मतलब CH3OH बनना है तो इसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब हर एक इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको देखनी है और फिर उसको जोड़ देना है साथ में, है ना। यही तो मतलब हुआ इसका। यस मैम। तो कैसे होगा, देखो CH3OH बनेगा कैसे, एक कार्बन होगा मैम, हाइड्रोजन होगा। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अगर आपको पता हो, आपने किया होगा, अगर मतलब हमने साथ नहीं किया था, अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा ये चैप्टर, है ना। साथ ही साथ क्या चाहिए, O2 चाहिए हमें, है ना, कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो बन जाएगा CH3OH, और यही आपकी CH3OH, और यही हमारी इक्वेशन नंबर 4, है ना। 3 इक्वेशन, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, या 1 2 3 मान लो, एक ही बात है, ठीक है। तो बैलेंस कर लेना। पहले देखो 4 टाइम हाइड्रोजन चाहिए, मतलब 2 टाइम्स ये हो जाएगा, ऑक्सीजन एक ही चाहिए, मतलब ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब इस डेटा के अकॉर्डिंग आप बताइए इन इक्वेशंस में ऐसा क्या करें कि हमें स्टैंडर्ड इंथैल्पी, सबका स्टैंडर्ड इंथैल्पी हमें कोई ना कोई गिवन है, तो फाइनल स्टैंडर्ड ऑफ इंथैल्पी कैसे निकलेगी, ठीक है। तो मैम कार्बन चाहिए, देखो कार्बन कहां से मिलेगा, कार्बन कार्बन कार्बन, मैम ये मिल जाएगा यहां से, तो हमें पहले B को जोड़ना है प्लस। फिर क्या चाहिए, हाइड्रोजन कहां से मिलेगा, देखो हाइड्रोजन मैम यहाँ पे ये रहा हाइड्रोजन चाहिए, H2 मिल गया। अच्छा, आपको हाइड्रोजन कितना चाहिए मैम, हमें 2 टाइम्स हाइड्रोजन चाहिए। कितना है वहां पे 1 टाइम, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ B। C को हमें 2 टाइम्स जोड़ना है, प्लस। अब क्या चाहिए, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा, ऑक्सीजन कितना चाहिए मैम, 1/2 चाहिए। ऑक्सीजन मिल कहां सकता है, देखो इन दोनों से तो मिलेगा ही, पर यहाँ पे इक्वेशन में हम कुछ कर सकते हैं, है ना। ये भी एक इक्वेशन है हमारे पास, ए इक्वेशन। लेकिन ए का कर क्या सकते हैं, ये बताओ, ए का कर क्या सकते हैं, 3/2 टाइम्स O2 है आपके पास, है ना, और आपको चाहिए 1/2 टाइम्स O2, है ना, यानी कि इससे कुछ कम चाहिए, 3/2 से 1/2 चाहिए आपको, है ना। मतलब आपको टोटल क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको माइनस करना पड़ेगा, है ना, इसको तो माइनस करने वाली बात हो गई, -A करना पड़ेगा मैम हमें, तभी तो मिलेगा भाई। इससे माइनस करोगे, जब आप इस ओवरऑल को माइनस करोगे, एक O2 आपको यहाँ से मिला, आधा O2 आपको यहाँ से मिला, आपको देखो एक O2 यहाँ से मिल रहा है ना, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इस वाले को आपने सेकंड वाले को H2 वाले को 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन आपको यहाँ से मिल गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ से मिल गए, पर चाहिए कितना, केवल एक ऑक्सीजन चाहिए, 1/2, मतलब 2 ऑक्सीजन आपको मिल गए और आपको चाहिए कितने, 1/2 चाहिए,
है ना, हाफ ऑक्सीजन चाहिए, तो आप इसमें से माइनस कर सकते हो ना, इसको, इस वाले को माइनस कर दोगे तो ये आपकी एक रिलेशन आ जाएगा। और जब ये रिलेशन समझ में आ गया तो आंसर बहुत इजी हो गया। अब ए की डेल्टा एच वैल्यू देख लो क्या है, ए बी सी सबको देख लो, बी कितना है मैम 394, तो माइनस का 394 है ना, माइनस 94 प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी, सी कितना है, सी किसको माना है हमने, इसको माना है 286 को, माइनस का 286, ठीक। फिर उसके बाद क्या है लास्ट में मैम, लास्ट में ए को हमने माइनस किया, तो माइनस कर दो कितना, माइनस का 726, यहां से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, यहां से आपको आंसर मिल जाएगा, चेक कर लेना इसको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल आंसर आप चेक कर लेना, देखो 394 प्लस 2 इंटू 286, 394 2 इंटू 286, ठीक है, यस मैम, प्लस का 726, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 726, ठीक है। तो ओवरऑल आंसर 239 किलो जूल पर मोल समथिंग आ रहा होगा। डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन जो आएगा माइनस का कितना 293 किलो जूल पर मोल आ रहा होगा। देखो ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में किया, आप पूरा लिखना, मतलब मैम आपको पूरा लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा ए की इक्वेशन पूरी, बी की इक्वेशन, सी की इक्वेशन, फिर जिसको जिसको आपने जोड़ा है उसको आप रिएक्टेंट साइड रखो, जिसको आपने माइनस किया है उसको आप प्रोडक्ट साइड रखो, उसके रिएक्टेंट को, है ना, तो ये प्रोडक्ट साइड चले जाएंगे, ये रिएक्टेंट साइड आ जाएंगे, और बाकी यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट साइड, जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो वहां से क्या होगा, आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, H2O कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये वाली रिएक्शन में रिवर्स करना पड़ेगा, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट, पहली वाली इक्वेशन में, क्योंकि उसको माइनस किया ना तुमने, तो उसको ऑपोजिट करना पड़ेगा, ठीक है। और बचे हुए कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, हाइड्रोजन प्लस कार्बन और ऑक्सीजन हमारे पास मिल जाएगा इनसे, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट किया, लेकिन आपको पूरी इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी वहां पे, ठीक है, कि ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, फिर 1 में क्या किया, 2 में क्या किया और 3 में क्या किया। तो ये हो गया हमारा, अच्छा एक और था क्वेश्चन क्या, नहीं, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अच्छा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हमने बहुत बार सीखे, यस मैम, ड्रॉ करना है C6H5OH। अच्छा, तो पहले इसको ड्रॉ कर लें, C6H5OH कैसे दिखता है, बेंजीन है मैम C6H5, इस पे लगा है मैम OH ग्रुप। OH क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ना, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, रेजोनेटिंग ही बना लेते हैं सीधा, है ना। पहले क्या बनेगा मैम, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, इसमें लगा है OH ग्रुप, ठीक। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, इसका बॉन्ड इधर पे शिफ्ट हो जाएगा। तो पहला स्ट्रक्चर क्या आएगा, पहला स्ट्रक्चर आएगा मैम, ये बेंजीन है, सॉरी ये बेंजीन है, इस पे लगा हुआ है OH ग्रुप, यहाँ पे आ गया मैम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। बचे हुए बॉन्ड को एज इट इज लिख दो, उनसे कोई छेड़खानी मत करो, ठीक है। अब जो है ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो थर्ड स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, यस मैम, है ना, यहाँ पे आ गया पैरा डायरेक्टिंग, या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ही तो होता है ये, है ना, OH वाला ग्रुप, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग यानी कि ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से लग जाएंगे। फिर क्या होगा, ये वाले स्ट्रक्चर यहाँ आएंगे, ये वाला बॉन्ड इधर पे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आएगा, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है हमारा, ठीक, इसमें लगा है OH ग्रुप, है ना, OH वाला ग्रुप लगा है, ये वाला बॉन्ड उधर चला गया, मतलब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे हो गई, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, तो या तो ऑर्थो पे होगा या तो देखो पैरा पे जा रहा है ना। ये वाला बॉन्ड एज इट इज रहेगा, है ना, ये वाला बॉन्ड एज इट इज रहेगा, और एक ये वाला बॉन्ड आ जाएगा, है ना, दूसरा बॉन्ड तो यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट में हमारे में क्या होगा मैम, लास्ट में कुछ उल्टा तो नहीं हुआ, एक सेकेंड, ये भी तो आएगा ना, ये भी तो आएगा, देखो ये वाला बॉन्ड एज इट इज रहेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, एक बॉन्ड इधर पे आ जाएगा, ये और ये इस तरीके से बनेगा, है ना, ये इस तरीके से बनेगा। और एंड में क्या होगा, ये बेंजीन, इस पे लगा है OH ग्रुप, इस पे लगा है OH ग्रुप, सारे बॉन्ड्स रिवर्स हो जाएंगे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। इसको एक बार सही भी कर लेना, ये इस तरीके से बनेगा, यहाँ और यहाँ हो जाएगा, है ना, हाँ ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 सारे बॉन्ड्स जो है वो इस तरीके से घूम जाएंगे इसके, तो ये हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, ठीक है। तो ये हो गया मैम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, बाकी एक और चीज, हर बार ऑक्सीजन हाइड्रोजन में डबल बॉन्ड दिखा देना, ठीक है, हल्का हल्का पार्शियल डबल बॉन्ड आता है, फिर वापस से इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे तो ये पूरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा C6H5OH का। NO2 का ड्रॉ कर लोगे, अभी तो आसानी है, देखो CH3NO2, और ये कैसे बन जाएगा, एज NO2, है ना, इस तरीके से, एक बार एक पे नेगेटिव चार्ज, एक बार दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, है ना, एक बार देखो इससे डबल बॉन्ड हो गया, एक बार ऊपर वाले से डबल बॉन्ड हो गया, है ना, जहां जहां सिंगल बॉन्ड है वहां नेगेटिव चार्ज दिखा देना, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन करना है हमें दैट व्हाई
Why CH3C positive is more stable? यार देखो कार्बोकैटायन 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकैटायन की क्योंकि ये बात हो रही है और वो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्या रीजन है? हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर रीजन है। इसके अलावा एक और रीजन लिख सकते हो, मोर एल्काइल ग्रुप्स हैं तो वो देखो कार्बोकैटायन उसके पास कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके पास 3 एल्काइल ग्रुप लगे, वो कह रहा है टेंशन मत लो यार, एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं इसको, तो वो खुश है, वो कह रहा है ठीक है यार भले ही पॉजिटिव चार्ज है पर 3 एल्काइल ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप ध्यान से देखो सेकंड नंबर पे क्या आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, अब उसके पास 2 लोग हैं जो उसको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो बोलेगा ठीक है यार मैं भी खुश हूं। फिर उसके बाद जिसके पास एक ही ग्रुप है तो वो थोड़ा कम खुश होगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे सकता है 3 डिग्री वाला, है ना, जो एल्काइल ग्रुप्स हैं। बाकी आप हाइपर कॉन्जुगेशन भी लिख सकते हो, हाईएस्ट स्टेबिलिटी होती है CH3 पॉजिटिव से ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, दिस इफेक्ट इज ऑपोजिट टू इंडक्टिव इफेक्ट एंड सो ऑन। तो ये हमारा पूरा इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या कहता है हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? कि अगर एक टाइम पे आप सोचो कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की, या स्पेशली बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, तो उनमें एग्जैक्ट पोजीशन, है ना, उनकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम आप कभी नहीं निकाल सकते, है ना। मतलब आपने बोल दिया कि हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता है तो आप एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं बता सकते, और एग्जैक्ट मोमेंटम पता चल गया तो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। तो हमारा हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है। इम्पॉसिबल टू साइमल्टेनियसली नो द प्रिसाइज पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ सबएटॉमिक पार्टिकल, है ना। जैसे कि क्या फॉर्मूला होता था कि मैम अगर हमने डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, पी इज मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए h/2π के, है ना। यस मैम। हंस रूल क्या होता है कि जब तक मैम हाफ फील्ड ना हो जाए फुल्ली फील्ड मत करना, है ना। दूसरी स्पिन के इलेक्ट्रॉन को तब तक मत लाना उस ऑर्बिटल में जब तक सारी ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड ना हो जाए। तो ये होता है हमारा हंस रूल, ठीक है। हंस रूल, इलेक्ट्रॉन्स विल डीजेनरेटेड ऑर्बिटल सिंगली बिफोर पेयरिंग। पहले सिंगल ऑक्यूपाइड होंगे फिर पेयरिंग होगी, वो भी कैसे होगी, ऑपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर इक्वल नहीं हो सकता। मतलब n इक्वल हो सकता है, l इक्वल हो सकता है, m इक्वल हो सकता है, पर फिर ऐसे इक्वल नहीं होगा। n l m s चारों 2 इलेक्ट्रॉन में एक जैसे निकल के आ जाए, इट इज इम्पॉसिबल। तो ये हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। तो आप लाइंस तो रीड कर सकते हो, मेन आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना था। चलो भाई नेक्स्ट क्या है, सेक्शन डी। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर डी पे। बेसिकली केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, है ना। यस मैम। कितने केस बेस्ड होंगे, 2 केस बेस्ड होंगे, 4 नंबर के 2 केस बेस्ड होते हैं। मैंने हमेशा बोला है केस पढ़ने के पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, हो सकता है बिना केस पढ़े ही क्वेश्चन आता हो। बाकी आपको अगर किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो केस रीड कर लेना। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज फ्री रेडिकल, गिव वन एग्जांपल। फ्री रेडिकल होता क्या है, एक ऐसा ग्रुप जिसमें एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, दैट इज फ्री रेडिकल, है ना। एग्जांपल की बात करें, CH3 होता है एक फ्री रेडिकल, है ना। और क्या होता है, Cl हो सकता है एक फ्री रेडिकल। ये सारे हमारे फ्री रेडिकल होते हैं। हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं होते, ठीक है। तो दिस इज फ्री रेडिकल। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है कार्ब एनायन की, इट इज जस्ट ऑपोजिट टू मैम कार्बोकैटायन, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, है ना। ये इसकी ऑर्डर हो गई, प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी, जस्ट ऑपोजिट बता देना रीजन जो कार्बोकैटायन में लग रहा है। एक्सप्लेन हाउ इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन एटम्स रिलेटेड टू देयर स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से कैसे रिलेटेड है मैम, अगर S कैरेक्टर का परसेंटेज ज्यादा है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक। तो sp होगा फिर s, क्या बताना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर है क्या, नहीं है ना, तो चलो ठीक है। sp sp2 sp3, इसमें होता है परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर 50%, यहाँ पे होता है 33.33% और वहां पे होगा 25%। तो इसमें सबसे ज्यादा S कैरेक्टर है तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ठीक है। लिख लो, देख लो। सिंस S इलेक्ट्रॉन्स आर मोर फर्मली अटैच्ड टू न्यूक्लियस p ऑर्बिटल, देखो एट द एंड वही लिखा है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ, अच्छा ये और करके क्वेश्चन है, या तो आप ये करो या तो आप ये करो। विच टाइप ऑफ स्पीशीज कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, गिव वन एग्जांपल। कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है मैम, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, यानी कि ऐसे ग्रुप्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, है ना। इलेक्ट्रॉन रिच कौन कौन होता है, जैसे कि OH नेगेटिव, है ना, जैसे कि हमारा CN नेगेटिव हो सकता है ना। तो ये हमारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, न्यूक्लियस के लवर, है ना। खुद पे नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एनायंस, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, है ना, लोन पेयर H2O NH3, डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म न्यू कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, चाहेंगे कि न्यूक्लियस की तरफ चले जाए, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे एक एग्जांपल्स हो गए।
नेक्स्ट क्या है, डिफाइन इंडक्टिव इफेक्ट, गिव वन एग्जांपल। इंडक्टिव इफेक्ट जैसे कि क्लोरीन दिखाता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन दिखाता है ना, इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब एक सिग्मा बॉन्ड लगा हुआ है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया। कार्बन की चेन थी, अब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग खींचने वाला या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया, जिसकी वजह से हर एक में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से कुछ इफेक्ट आया। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया, वो कह रहे इलेक्ट्रॉन ले लो, तो बगल वाले कार्बन पे नेगेटिव हो जाएगा, उसके बगल में थोड़ा कम नेगेटिव और थोड़ा कम नेगेटिव, इस तरीके से इफेक्ट दिखेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आ जाएगा तो इसी तरीके से कार्बन पे पॉजिटिव ग्रुप्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीशी अगर हमने लगा दी, इंट्रोड्यूस कर दिए कार्बन की चेन में, तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो आ जाएगा, है ना, पूरी चेन में आ जाएगा। जैसे कि क्लोरीन, NO2 ग्रुप, CH3 ग्रुप, CH2Cl ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारे ग्रुप्स हो गए। नेक्स्ट क्या है, इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर, व्हिच मेथड कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ बोथ एलिमेंट्स, राइट स्टेप्स विद द प्रॉपर रिएक्शन। देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के स्कूल में ये टॉपिक हट चुका होगा, है ना, हट चुका होगा मतलब ये आपसे जनरली वाइवा में पूछते हैं, है ना, इससे आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जल्दी। अगर पूछा जाता है टेस्ट टू डिस्टिंग्विश आपके में है ये इंक्लूडेड, तो आप इसको कर सकते हो, है ना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लिज़ाग्ने टेस्ट। अच्छा, अगर आपके में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 95% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स के स्कूल में ये जो टॉपिक है ये हट चुका होता है, ठीक है, हट चुका होता है, जो मैंने आपको बोला वाइवा वगैरह में पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलो तो इसको एक बार देख लेना, आगे बढ़ जाए। अब क्या है, अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 30। फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, ये क्या है, अच्छा ओके, क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, व्हाट आर साइन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर प्रोसेस टू ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी तो नेगेटिव होना चाहिए मैम, और डेल्टा एच कैसा होना चाहिए मैम, कहाँ गया डेल्टा एच, कैसा होना चाहिए, कहाँ गया भाई, ये डेल्टा एच कैसा होना चाहिए मैम, डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, एंट्रोपी उसकी पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना, यहाँ पे लिख लो, डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनिटी के लिए, और डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर लिखा नहीं है, लेकिन अगर लिखा होता तो आप लिख देते बेटा डेल्टा जी जो है वो भी नेगेटिव होना चाहिए, अगर लिखा होता तो आप इसको लिख सकते थे। राइट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लेना, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना, ये इसका एक्सप्रेशन होता है। और ये होता क्या है कि जैसे मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वैसे ही होता है, ये बोलता है कंजर्व्ड रहेगी इसमें एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कंजर्वेशन बताता है ना, चेंज ऑफ सिस्टम इंटरनल एनर्जी ऐड कर देना पूरा वर्क डन से, तो वो होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड, है ना, तो Q प्लस डब्ल्यू से आप इसको दिखा सकते थे। फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया, डेल्टा एच दिया, डेल्टा एस दिया, एट व्हाट टेम्परेचर विल द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस कंसिडरिंग डेल्टा एच एंड डेल्टा एस टू बी कांस्टेंट ओवर द टेम्परेचर। चलो तो इसको एक नए पेज में कर लेते हैं। क्या गिवन है हमें बोल रहे हैं फॉर द रिएक्शन A प्लस बी से C मिल रहा है आपको, A प्लस बी से मिल रहा है C, तो A प्लस बी से हमें मिल रहा है C, ठीक है, यस मैम। डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है, डेल्टा एस की वैल्यू गिवन है 400 और 0.2, डेल्टा एच 400 और डेल्टा एस 0.2, ठीक है, दोनों की यूनिट सेम है तो हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर क्या पूछा हमसे, व्हाट टेम्परेचर रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, यानी कि टेम्परेचर क्या होगा जिसमें ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हम डेल्टा जी के कंपैरिजन में पहले निकाल लेते हैं। चलो तो अगर मैंने इसको लेट कर लिया, अगर मैंने लेट कर लिया कि ये जो रिएक्शन है ये एक इक्विलिब्रियम में है, एट इक्विलिब्रियम अगर आप बात करोगे, है ना, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन बेटा डेल्टा जी जो है वो 0 हो जाता है, और हमें एक रिलेशन पता है कि जो डेल्टा जी होता है वो इक्वल होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के। अगर डेल्टा जी 0 रख दिया तो 0 इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो यहां से टी कैसे निकलेगा, टी इज इक्वल टू एक साइड ले डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, ये वैल्यू निकाल लो, ये वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए, ये वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए, ठीक है। पहले देख लो वैल्यू क्या आ रही, इक्वल रख सकते हो पहले तो, है ना। डेल्टा एच कितना है मैम 400, डेल्टा एस कितना है 0.2, पॉइंट हटाओगे 0 लगाओगे 2000, टेम्परेचर कितना आ गया 2000 केल्विन, ठीक। अबव दिस टेम्परेचर, अबव स्पॉन्टेनिटी पूछ रहा है ना, तो मैम अबव दिस टेम्परेचर होना चाहिए और उसकी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, ये दोनों कंडीशन है तो हमारी जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, ठीक है। फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 2000 केल्विन, है ना, तो जो हमारा टेम्परेचर है वो 2000 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
और करके मतलब उसके आगे वाला क्वेश्चन है, राइट हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन विद वन एग्जांपल। हेज लॉ पता है क्या होता है, अगर ए है बी की तरफ गए तो बी से जब सी की तरफ आओगे और सी से डी की तरफ आओगे, है ना, तो अगर इसमें फर्स्ट एनर्जी सेकेंड थर्ड फोर्थ लगी है तो हेज लॉ कहता है 1 + 2 + 3 + 4 करके देख सकते हो आप, है ना, वो बराबर आएगी। हीट समेशन स्टेट दैट टोटल एंथैल्पी चेंज जो है, चाहे एब्जॉर्ब हुई हो चाहे रिलीज हुई हो, एक केमिकल रिएक्शन में वो सेम रहती है रिगार्डलेस द नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ द पाथ टेकन। मतलब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 1 से 2 पहुंचूं, है ना, या 1 2 3 4 सारे स्टेप्स को ऐड कर दूं तो एनर्जी जो आएगी वो सेम आएगी दोनों ही केस में, ठीक है। यस मैम, टू प्रोडक्ट्स बिकॉज एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन डिपेंडिंग ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेप। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन सा पाथ टेकन है, तो 1 2 3 4 का जब हम सम करेंगे तो वो इसके बराबर ही आएगी जो ओवरऑल लगी होगी। तो चाहे हम ए से बी जाने का स्टेप देख लें, चाहे हम मल्टीपल स्टेप्स में इसको करके देख लें, एनर्जी जो है वो यहाँ पे इक्वल रहेगी। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ मैटर पे, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो डिपेंड नहीं करता अमाउंट ऑफ मैटर पे या साइज ऑफ मैटर पे, है ना। सही बोला ना मैंने, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, पता नहीं मैंने क्या बोला। एक्सटेंसिव जो है इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर पे वो डिपेंड कर रहा होगा और जो भी साइज है, लेकिन जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती अमाउंट ऑफ मैटर पे। जैसे एक्सटेंसिव का एग्जांपल क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हो, वॉल्यूम लिख सकते हो। वहीं जब आप इंटेंसिव की बात करोगे तो मोलैरिटी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, प्रेशर, ये सब लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर, है, और इंटेंसिव डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन डेल्टा यू गिवन है, डेल्टा एस गिवन है। अच्छा ठीक है, चलो क्वेश्चन को ध्यान से देखो। डेल्टा यू गिवन है, डेल्टा एस गिवन है ना। देखो एक तरीके से अभी भी हमने ऐसा कुछ किया है तो एकदम लग तो रहा है मैम सेम ही है ना। तो एक रिएक्शन है हमारे पास डेल्टा यू और डेल्टा एस जिसमें गिवन है डेल्टा जी नॉट, यहाँ पे हर जगह नॉट लगा है, जीरो मतलब, ठीक है। प्रिडिक्ट वेदर द रिएक्शन अकर स्पॉन्टेनियसली और नॉट। डेल्टा जी नेगेटिव आ गया मैम स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव आ गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अच्छा फिलहाल डेल्टा जी निकालने के लिए हमें और भी स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा जी होता क्या है, इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच पता कर लेते हैं पहले। डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या पड़ा है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस 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 प्लस। अच्छा एक सेकेंड, और भी तो चीजें हमें गिवन नहीं है, पर हम लिख सकते हैं गैसियस इक्वेशन अगर हमें गिवन है, देखो गैसियस स्टेट में इक्वेशन, तो डेल्टा यू प्लस एन आर टी, ये कर सकते हैं हम, है ना। डेल्टा यू प्लस एन आर टी कर सकते हैं हम, सॉरी डेल्टा यू प्लस एन आर टी कहाँ गया हमारा, है ना, एन आर टी, यस मैम। डेल्टा यू कितना है, माइनस का 10.5, एन आर टी, एन ऑफ गैसियस स्टेट होता क्या है, एन ऑफ गैसियस स्टेट मैम इक्वल होता है एन ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं, 2, और रिएक्टेंट में कितने हैं, 1 + 2 3, तो 2 - 3 करना पड़ेगा, यानी क्या आएगा माइनस का 1, एन की वैल्यू आ गई माइनस का 1, है ना, है ना, यस मैम। एन की वैल्यू आ गई हमारी, सॉरी एन की वैल्यू आ गई हमारी माइनस का 1। आर की वैल्यू देखो, गैस कांस्टेंट होता है 8.314 रखते हैं, इनटू टेम्परेचर कुछ गिवन है क्या फॉर द रिएक्शन दिस। अगर नहीं गिवन है तो देखो हम डायरेक्टली 298 केल्विन रख देते हैं, है ना, 298 केल्विन रख देते हैं। क्यों रखेंगे, रूम टेम्परेचर पे फिर हम मानेंगे, है ना, 298 केल्विन। देखो यहां से आप एक कैलकुलेशन करके डेल्टा एच जरूर निकाल लेना। डेल्टा एच की कुछ वैल्यू आएगी जो हम डायरेक्टली देख लेते हैं क्या आ रही है, आप कैलकुलेशन कर लेना, 12.98 किलो जूल। अच्छा वैसे तो ये जो आई है ये नेगेटिव आई है तो हम समझ गए स्पॉन्टेनिटी थोड़ी बहुत, लेकिन हमें फिलहाल डेल्टा जी से निकालना है ना, क्योंकि कैलकुलेट करने को भी उसने बोला है, वरना हम यहाँ से भी बता सकते थे। चलो अब डेल्टा जी में उठा के वैल्यू रख दो। डेल्टा एच कितना आया है, डेल्टा एच आया है मैम 12 माइनस का 12.98, ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यस मैम। टी कितना है 298 भाई। डेल्टा एस तो आई गेस गिवन था 441, है ना, माइनस का 441 माइनस टी डेल्टा एस माइनस का 441, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो हमने क्या किया 12.48 दिस 441, तो 12.98 समथिंग आ रहा हो, नहीं आ रहा होगा 0.16 प्लस का 0.16 आ रहा होगा। देखो 298 इंटू 44.1 रखा है हमने, है ना, 298 इंटू 44.1 पॉइंट हटा दिया क्या मैंने, लगा दिया भाई, लगा दिया, ठीक है। तो ये हमने वैल्यू की है, तो आंसर देख लो यार, आप कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो सब कर ही लोगे, 0.16 आ रहा है प्लस का डेल्टा जी। अच्छा अगर पॉजिटिव आई है तो सभी को पता है क्या है, पॉजिटिव है मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब ये रिएक्शन खुद से नहीं होगी, और तभी तो बोलते हैं कि डेल्टा जी हमें फाइनल चीज बताता है। डेल्टा जी नॉट जो है वो पॉजिटिव है, रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, हाँ
है ना, वही मैं सोचूं, लिखा तो नहीं है। चलो स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, नेगेटिव इज स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एच और डेल्टा जी, लेकिन जो मेन स्पॉन्टेनिटी निकालते हैं वो डेल्टा जी से ही निकालते हैं केवल और केवल, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लिया करो, कहीं इधर उधर हो जाए तो। बाकी जो कॉन्सेप्ट है एज सेड वो देख लेना, बाकी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यार बचपन वाली क्लास से करते आ रहे हो तो कर ही लोगे, ठीक है। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर, अच्छा सेक्शन ई में कितने 5 मार्किंग के हमारे पास क्वेश्चन होंगे टोटल, यहाँ पे 3 क्वेश्चन होंगे 5-5 नंबर के लॉन्ग आंसर फॉर्मेट में। देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हाउ इज द एरोमेटिसिटी ऑफ अ कंपाउंड जज्ड बाय हकेल रूल एक्सप्लेन। हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे एक हकेल रूल के थ्रू हम एरोमेटिसिटी किसी भी कंपाउंड की जज कर सकते हैं। तो हम सभी को पता है हकेल रूल क्या होता है, जब हम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि अगर आपने बेंजीन ले लिया एंड इस बेंजीन में हमको देखना है कि एरोमेटिक ग्रुप है या नहीं, विच इज ऑब्वियसली है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड है। बट अगर मुझे हकेल रूल के थ्रू चेक करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स चेक कर लेंगे। तो 4n+2 जो भी है वो इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स के बराबर आने चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो 4n+2 जो है वो 6 के बराबर होना चाहिए। यहां से 4n इज इक्वल्स टू 6 - 2 विच इज इक्वल्स टू 4, यानी कि n की वैल्यू 1 आ गई। तो अगर n की वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू आती है, अगर ऐसी कोई वैल्यू आती है तो हमारा जो ग्रुप है वो एरोमेटिक होता है, तो वो हमारा कंपाउंड एरोमेटिक होता है। तो यानी कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो विद एग्जांपल समझाओगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। प्रिडिक्ट करता है एरोमेटिसिटी साइक्लिक मॉलिक्यूल में, दे हैव कंटीन्यूअस कॉन्जुगेट होते हैं, 0 1 2 3 आ गया तो आप बोल दोगे 4n+2 पाई में कि वो एक एरोमेटिक ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज मोर पोलर आउट ऑफ cis-butene एंड trans-butene। कौन ज्यादा पोलर होगा, cis-butene वाला जो है वो अपना ज्यादा पोलर होगा, क्योंकि cis मतलब क्या है, cis-butene मतलब जो 4 कार्बन है, ये जो 4 कार्बन लगे होंगे वो सेम साइड पे लगे होंगे। जैसे यहाँ पे अगर CH3 है तो यहाँ पे CH3 है ना, सेम साइड पे है। और ट्रांस में क्या होता है, ट्रांस में ऑपोजिट हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है यहाँ पे, है ना, इस तरीके से। तो जो सिस वाला है उसमें सारे एक साथ सम करोगे तो ज्यादा वैल्यू आएगी। जो अभी मैंने NH3 और NF3 में बताया था ना, एकदम सेम बात लिखी है ना, डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा तो उसमें पोलैरिटी ज्यादा होगी। वहीं ट्रांस में देखोगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो cis-butene बाय ड्राइंग ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रीज टू फॉर्म्स, इट इज क्लियर दैट in the trans-butene the 2 methyl groups are in the opposite direction। ट्रांस में ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो जो डाइपोल मूवमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो ऑलमोस्ट नॉन पोलर के जितना होगा trans-butene। तो सिस वाला ज्यादा पोलर हो जाएगा हमारा। यस मैम, आगे बढ़ते हैं। हाउ इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हेल्प्स इन एल्काइलेशन और एसाइलेशन, ठीक है। तो कैसे ये हेल्प करता है एल्काइलेशन और एसाइलेशन में, तो इसको हम यहीं पे समझ लेते हैं। चलो, तो हम एक फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन शो कर देते हैं। जैसे फ्रीडल-क्राफ्ट होता क्या है कि हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, लेट्स से, है ना, क्लोरोबेंजीन या बेंजीन ले लिया, ठीक है, और इसमें मैंने CH3Cl ऐड कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे हम करेंगे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में या एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये अटैक कर देगा, है ना। तो बेंजीन पे जाके अटैक हो जाएगा, तो बेंजीन पे लग गया लेट्स से CH3, ये बन गया टॉलिन, सॉरी ये अटैक करेगा CH3, है ना। Cl तो नेगेटिव में टूटेगा, CH3 पॉजिटिव अटैक करेगा, और ये Cl जो है ये AlCl3 से रिएक्ट कर रहा होगा क्योंकि ये लुईस एसिड है तो इसको पकड़ लेगा और एंड में ये बाहर भी निकलेगा एज HCl, ठीक, तो बन जाएगा टॉलिन। तो वो बोल रहे थे हाउ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हेल्प्स इन एल्काइलेशन और एसाइलेशन, तो आपको रिएक्शन शो कर देनी कि किस तरीके से हेल्प करेंगे। एंड ये दिखाते हैं कि एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है इस ग्रुप में। एसाइलेशन करते तो क्या करते हैं, RCOCl यानी कि CH3COCl से रिएक्शन दिखा देते, जिसमें CH3CO वाला ग्रुप अंदर आ जाता है, एसिटोफिनोन बना देता बेंजीन को, है ना। तो यहाँ पे टॉलिन बन गया। तो इस तरीके से ये हेल्प करता है एक बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने में। व्हाट विल बी द IUPAC नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय ओजोनोलिसिस ऑफ पेंट-2-ene, राइट द रिएक्शन आल्सो। चलो स्क्रीनशॉट लेते चलना, मैं इसको हटा दे रही हूँ, यहीं पे कर लेते हैं पूरा, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं। ओजोनोलिसिस याद है, झोपड़ी वाली हट वाली रिएक्शन, हट वाली रिएक्शन हमने पढ़ी थी ओजोनोलिसिस में, है ना। उसमें क्या बनता था याद है, ग्रुप्स बनते थे, मतलब 2 ग्रुप्स टूट जाते थे, फिर एक दया आता था वो दरवाजा तोड़ देता था। चलो समझते हैं। IUPAC नेम ऑब्टेन्ड बाय ओजोनोलिसिस ऑफ पेंट-2-ene, पेंट-2-ene मतलब 1 2 3 4 5, पेंट-2-ene, है ना, ये हो गया पेंट-2-ene, और इसका ओजोनोलिसिस करना है, मतलब O3 से रिएक्ट करना है। तो क्या होगा मैम, 1 2, ये डबल बॉन्ड वाला टूटता है,
है ना, डबल बॉन्ड वाला टूटता है। तो एक तरफ 3 ग्रुप लगे हैं, एक तरफ 2 ग्रुप लगे हैं, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, हट बन गई। हट वाली रिएक्शन में हट बनती थी, ठीक है। कोई भी एल्कीन से ये रिएक्शन आप करा सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके फर्दर जिंक पास होगा, जिंक को पास करेंगे तो जिंक इसको तोड़ के खुद ऑक्साइड के साथ लग जाएगा, है ना, जिंक खुद ऑक्साइड के साथ लगना चाहेगा, तो जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, जिंक ऑक्साइड बाहर निकल गया। क्या बचा मैम, बचा C3 कार्बन, उनसे लगा एक ऑक्सीजन, ऑफ कोर्स डबल बॉन्ड से H3 H2 H, ठीक है, प्लस मैम 2 कार्बन बचे हैं, उससे भी लग गया डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, ठीक। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, प्रोडक्ट क्या बन गया, इथेनॉल और प्रोपेनॉल, 2 एल्डिहाइड्स बनके आ गए। क्या बनेंगे, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल बनके आ जाएंगे। तो ये ओवरऑल इस क्वेश्चन में हो गया पहला पार्ट खत्म। दूसरे पार्ट पे आते हैं। व्हाट हैपेंस, इसको प्लीज स्क्रीनशॉट लेते हो चलना, क्योंकि मैं हटा रही हूँ। चलो इसको रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट हैपेंस, देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया है। व्हाट हैपेंस व्हेन, गिव रिएक्शन भी हमें करना है, सोडियम बेंजोएट रिएक्ट्स विद सोडा लाइम। सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट मतलब बेंजीन पे COONA लगा है। ये आपने सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड से रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई हुई है ना, ये आपने पढ़ी होगी है ना। तो सोडियम बेंजोएट को रिएक्ट कराना है सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड इन क्विक लाइम इज सोडा लाइम, ठीक है। तो अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो आपको याद होगा डीकार्बोक्सिलेशन होता है, इतना ग्रुप बाहर निकल जाता है, ये हाइड्रोजन एज इट इज लग जाएगा तो बेंजीन बन जाएगा, है ना। क्या फॉर्मेशन होगा, बेंजीन का, और साथ ही साथ Na2CO3 बाहर निकल जाएगा। तो आप इसी को एक्सप्लेन कर दोगे कि यहाँ पे होता क्या है, इफ वी रिएक्ट, जो भी लिखा है सोडियम बेंजोएट विद सोडा लाइम, इट विल गिव द प्रोडक्ट बेंजीन अलोंग विद सोडियम कार्बोनेट विच इज एन एग्जांपल ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। एंड हमें मिलता क्या है, एक हाइड्रोकार्बन अपना मिल जाता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड इज रिएक्टेड विद वाटर। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, CaC2। CaC2 मैंने बोला था, ऐसे लिख के देखो, CaC2 ऐसा दिखता है। इसको रिएक्ट करो H2, 2 टाइम्स ऑफ H2 से रिएक्ट करता है ना। CaC2 इसके साथ रिएक्ट करता है, क्या बनता है, क्या बनता है, ये कैल्शियम जो है ये OH के साथ जाता है, बन जाता है CaOH होल ट्वाइस, है ना। और क्या बचेगा, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो C2H2 बन जाएगा। तो इट विल गिव द प्रोडक्ट एज एल्काइन। एल्काइन हमें बना के दे देता है, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन, और उससे एक एक हाइड्रोजन जाके लग जाते हैं। चलो ये भी हो गया। यस मैम, हाउ वुड यू कन्वर्ट इथाइन इनटू बेंजीन। इथाइन को बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करोगे, इथाइन क्या होता है, मेथ एथ, इथाइन, इथाइन को कन्वर्ट करना है बेंजीन में। अच्छा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करा दे, हाँ 3 टाइम इथाइन ले लो, C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक। ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा। किसकी प्रेजेंस में होता है, रेड हॉट आयरन के। रेड हॉट आयरन 873 केल्विन के आसपास, बहुत हाई टेम्परेचर से इसको पास करते हैं, तो क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है, ठीक है। चाहो तो फाइनल बेंजीन का स्ट्रक्चर लिख दो। राइट द रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन लिख लोगे। नाइट्रेशन होता क्या है, पहले मैं आपको रिएक्शन बताती हूँ, मैकेनिज्म, अच्छा मैकेनिज्म चाहो, मैकेनिज्म में स्टेप्स लिख दे रही हूँ मैं। मैकेनिज्म 3 स्टेप में ये होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 की अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले फॉर्मेशन होता है कार्बोकैटायन का, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, जिसमें आप यहां पे देखोगे तो नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, ठीक। फिर उसके बाद अटैक होता है, अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल है वो आके अटैक करता है, और लास्ट में हो जाता है डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मतलब जो H+ है वो बाहर निकल जाता है। मैं एक रिएक्शन भी लिख दे रही हूँ इसके लिए आपको ताकि याद रहे यार। क्या है, एक सेकंड पढ़ लेती हूँ मैं। रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन इनटू बेंजीन। हाँ तो बेंजीन को लेना है, नाइट्रेशन करना है। नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों ही लिखना, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो यहां पे आके नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। ऑर्थो पे भी लग सकता है, पैरा पे भी लग सकता है, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन, तो पहले नाइट्रोनियम आयन बनेगा, NO2 पॉजिटिव वाला ग्रुप, फिर उसके बाद अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, है ना, नाइट्रोनियम आयन हो जाएगा, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल यही अटैक करेगा आके, और जब अटैक हो जाएगा तो यहाँ पे डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। इसका एक बार मैकेनिज्म आप पूरा एक बार लिख के जरूर देखना, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 31 हो गया, 32 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, स्टेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपको बताना है, कर लेंगे हम एक्सप्लेन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, जॉन डाल्टन जी ने इसके बारे में बताया था। ये बोलते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स
कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन किए, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिला तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे और वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे होंगे, तो जो मासेस होगा एक एलिमेंट का जो कि कंबाइन किया है फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो, जैसे कि 1:2, 2:3 एंड सो ऑन। कोई भी एक एग्जांपल आप लिख सकते हो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला एग्जांपल लिख सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है, जो ट्रू वैल्यू के जितने पास हो, क्लोजनेस जितनी ट्रू वैल्यूज हो, दैट इज एक्यूरेसी। एंड जो मल्टीपल वैल्यूज गिवन होंगी उनके आपस में जो क्लोजनेस है, दैट इज उसका प्रिसिशन। ठीक है, तो क्या लिखा है, एक्यूरेसी क्या है, क्लोजनेस टू द एक्चुअल वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू है ना, ट्रू वैल्यू के आसपास जो वैल्यू आएगी। और प्रिसिशन को अगर डिस्क्राइब करोगे तो आपस में जो क्लोजनेस है, दैट इज प्रिसिशन। ठीक है, next question, how many moles of methane are required to produce 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर combustion। अगर combustion रिएक्शन हम लिखते हैं तो होता क्या है, CH4 रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, सो इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, है ना। ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन होती है। यस मैम, ठीक है। तो बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है रिएक्शन बैलेंस होती है ना, कार्बन ऑक्सीजन 2 टाइम्स H2, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, 2 टाइम्स 4 हो गया। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 और 2 4, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, 4 2 2 4। ठीक है, अभी बैलेंस है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितने मोल्स ऑफ मीथेन आपको रिक्वायर्ड होंगे टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना आ जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 22, मोलर मास कितना होता है, कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 2 टाइम्स है तो 32, है ना, सॉरी 2 टाइम्स है तो 16। एक ऑक्सीजन का मास मोलर मास होता है 8 और दूसरे का हो गया 16। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा 8 2, गलत लिख दिया क्या, नहीं गलत बोल दिया। एक ऑक्सीजन का मास है 16, 16 2 जा 32, सही था, 32 प्लस 12 तो यानी कि 44, तो 22 अपॉन 44 विच इज 2 जा, है ना, 11 2 जा 11 4 जा, अरे डायरेक्ट भी कर सकते थे ना, 4 जा 2 जा। ठीक है, तो 2 टाइम्स आएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया कार्बन डाइऑक्साइड के 0.5 आ गए, 0.5, 1/2 इज 0.5। ठीक है, अच्छा तो मीथेन के भी 0.5 आ जाएंगे, क्योंकि एक CH4 से एक CO2 बन रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स जब इसके 0.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 0.5। एक बार चेक कर लेंगे क्या ये आंसर सही है हमारा, 0.5 मोल इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर एकदम। ठीक है, तो 0.5 मोल हटा के डायरेक्ट लिख दे रही हूं मैं यहाँ पे 0.5 मोल। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। इन अ रिएक्शन 2A प्लस 4B से बन रहा है 3C। ठीक है, एक रिएक्शन है उसमें 2A प्लस 4B से मिल रहा है हमें 3C प्लस 4D। बोल रहे हैं 5 मोल्स ऑफ A, अगर 5 मोल्स A के रिएक्ट कर रहे हैं 6 मोल्स B से, तो आप मुझे बताइए कि ये बोल रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो रिएक्शन में पूरा कंज्यूम हो जाए, यानी कि जो कम पड़े रिएक्शन में, है ना। तो देखो यहाँ पे अगर हम यूनिटरी मेथड अपनाए तो 2A से हमको मिल रहे हैं 4B, 2 मोल्स ऑफ A अगर हमने ले लिया तो 4 मोल्स ऑफ B बन रहे हैं ना। तो वो बोल रहा है 1 मोल ऑफ A, पहले 1 निकाल लो यूनिटरी मेथड के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 4/2 विच इज 2B, है ना। मतलब 1 मोल जब हम A का लेंगे तो हमें 2 टाइम्स B चाहिए होगा, तो अगर 5 टाइम्स A लिया तो कितने टाइम B चाहिए होगा, कितने टाइम चाहिए होगा, 5 2 जा 10 टाइम्स B चाहिए होगा, यही तो मतलब होता है ना। एक का रिलेशन निकाल लिया। अब सिंपल सी बात है, 1 मोल के लिए 2 B चाहिए थे, तो 5 मोल के लिए 10 B चाहिए होंगे, और B है कितना 6, यानी कि जो कम पड़ गया वो क्या है, वो अपना B है, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट जो हमारा है, कहाँ पे लिखना था, कहाँ गया, हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट जो अपना है वो है B, क्योंकि वो रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ C फॉर्म्ड, बोल रहे हैं कितना C बना है ये भी बताइए। ठीक है, तो C के लिए निकाल लो, 4B के लिए 3C चाहिए, 4 टाइम्स B जब है तो 3 टाइम्स C है, तो 1 टाइम B के लिए क्या आ जाएगा 3/4C, है ना। और कितने मोल B के हैं, B के मोल्स हमें ऑलरेडी गिवन थे, लिमिटिंग रिएजेंट से ही निकलेगा अब हमारा क्वेश्चन, है ना। तो B के लिए ऑलरेडी मोल्स गिवन है, कितने 6 मोल्स, है ना। तो 1 मोल के लिए इतना चाहिए, तो 6 के लिए कितना चाहिए होगा, 6 × 3/4 कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 9/2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, है ना। 4.5 समथिंग आ रहा होगा, तो B की वैल्यू आएगी 4.5। ठीक है, 4.5 मोल ऑफ C चाहिए होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसका एक और पोर्शन है और करके, विच
इज बेटर, मोलालिटी और मोलारिटी टू रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक सोल्यूशन एंड वाई? कौन ज्यादा बेटर होगा? तो देखो मोलालिटी ज्यादा बेटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है ना, उसे टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर बदल भी जाएगा अगर सोल्यूशन का तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए। साइंटिफिक नोटेशन को डिफाइन करिए एक एग्जांपल के साथ। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? n इंटू 10 की पावर n। तो जब भी कभी वैल्यू बहुत बड़ी जैसे 0.0000 समथिंग आ रही हो, बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यू जब भी आती है तो उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N इंटू 10 इंटू 10 की पावर सॉरी n, ठीक है, n इंटू 10 की पावर n। यहाँ पे जो n होता है ये क्या होता है? 1 से 10 तक की, 1 से 9 तक की सॉरी वैल्यू है ना। ये जो कैपिटल है ना ये 1 से 9 तक हो सकता है, ठीक है। तो बस यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है ना। n लिख दो, a लिख दो, एक ही बात है। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ फ्रॉम द सन इज दिस, बहुत बड़ी देखो एक वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है, तो उसको बोलेंगे 1.5 इंटू 10 की पावर 11 है ना, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 बोल देंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो ये हमारा एक ऑप्शन हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज बताना है, लगा देना Q इक्वल्स टू n इंटू ई, ठीक। n इज नंबर ऑफ मोल, एक मोल की बात हो रही है, यानी कि एक मोल में कितने टोटल एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। और क्या लिखना है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक। इसको सॉल्व कर लेना, इसको एक बार कैलकुलेट कर लेना। 1.6 10 की पावर -19, 6.022 10 की पावर 23, तो एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। कूलम में आंसर लिखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस HCl, ठीक है, CaCO3, अच्छा रिएक्शन गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, तो वो कैल्शियम क्लोराइड और CO2 बना रहे हैं, ठीक है। व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद दिस m ऑफ HCl? यार ये क्वेश्चन एक बार खुद करना और कमेंट में बताना, ऐसा इसलिए क्योंकि ये सेम है जो अभी अभी आपने ये वाला क्वेश्चन देखा, ये वाला है वही सेम आपको करना है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आपको, थोड़ा सा हिंट तो बनता है भाई हमारे बच्चों के लिए, वैसे तो आप कर लोगे, तो एक बार खुद से जरूर ट्राई करना, ठीक है। चलो और इसका आंसर जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। थोड़ा सा बस मैं बता देती हूँ आपको कि देखो वो बोल रहा है इतना ml, पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेना लीटर में, तो 0.0 कितना हो जाएगा? 0.025 लीटर हो जाएगा। ये आपको मोलारिटी गिवन है, मोलारिटी गिवन है, आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना, है ना। यहाँ से आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे यहाँ से, है ना, क्योंकि वॉल्यूम गिवन है ना, वॉल्यूम गिवन है लीटर के टर्म में, और मोलारिटी गिवन है 0.75, तो 0.75 इज इक्वल्स टू n अपॉन सॉरी 0.025, हाँ सही था, 0.75 इज इक्वल्स टू n अपॉन 25 को जो हमने कन्वर्ट किया 0.025, ठीक है। ये कन्वर्ट करके आपको n की वैल्यू निकल आएगी। अब देखो क्या निकालना है मास ऑफ CaCO3, इसका मास निकालना है CaCO3 का, जो कि रिएक्ट करेगा कंप्लीटली विद HCl। तो 2 टाइम HCl के लिए 1 टाइम CaCO3 चाहिए, है ना। तो जो नंबर ऑफ मोल निकालने उसके लिए कितना CaCO3 चाहिए होगा? एकदम इक्वल रख देना, ठीक है। चाहो तो कमेंट बताना, चाहे तो मैं आपको बल्कि थोड़ा सा बता ही देती हुई, है ना, सेम कहानी है पूरा, ठीक है। पहले आप कन्वर्ट कर लोगे, अब यही लगा देना इतने के लिए 2 टाइम्स चाहिए था, तो कितने के लिए कितना होगा? तो आंसर अराउंड 0.983 समथिंग आ रहा होगा, ठीक है, 938। अगर खुद से करा है और आंसर आ गया तो भाई अच्छा जा रहे हो तुम, है ना। ये सब चीजें आपको खुद से आ जानी चाहिए, सेम यूनिटरी मेथड लग रहा है जितनी देर से आप कर रहे थे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। एक्सप्लेन ली चैटलियर्स प्रिंसिपल विद वन एग्जांपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर एक रिएक्शन में आप इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करोगे तो वो अपने इक्विलिब्रियम में वापस आने की कोशिश करेगा, दैट इज ली चैटलियर प्रिंसिपल, है ना। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल स्टेट दैट इफ यू डिस्टर्ब अ केमिकल सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, उसके टेम्परेचर चेंज करने से, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, कुछ भी चेंज करके अगर आपने उसका इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया तो वो वापस आना चाहेगा। सिस्टम विल शिफ्ट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन टू कॉन्ट्रैक्ट द चेंज एंड रीएस्टैब्लिश द बैलेंस, है ना। तो आप कोई भी एक एग्जांपल लिख लो, जैसे आप बॉर्न हेबर साइकिल लिख दो, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन लिख दो और बोलो अगर किसी एक को हम इंक्रीज कर देंगे, कोई भी प्रेशर, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, तो ये रिएक्शन वापस से अपने उस ग्रुप में आने की कोशिश करने लग जाएगा जहां पे उसका इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब नहीं हो पा रहा हो। मतलब अगर आपने प्रोडक्ट बढ़ा दिया तो रिएक्टेंट साइड रिएक्शन जाने लग जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने इक्विलिब्रियम स्टेट चेंज किया, है ना, अगर आपने क्या किया, अगर इफ इन केस सॉरी इक्विलिब्रियम स्टेट बोल रही हूं, अगर आपने क्या किया, अगर आपने एक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट को, हाँ मतलब सही था कि चेंज करने की, डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी जहां पे उसका इक्विलिब्रियम स्टेबल हो रहा था, ठीक है। तो ये हो गया। कॉमन आयन इफेक्ट एक्सप्लेन कर लेंगे। कॉमन आयन क्या होता है? अगर एक सोल्यूशन में कोई कॉमन आयन आ गया, जैसे CH3COOH है ना, उससे मिलता है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब अगर इस रिएक्शन में मैंने सोडियम एसिटेट डाल दिया CH3COONA, तो रिएक्टेंट साइड CH3COO नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो अगर कॉमन आयन आने की वजह से, एक कॉमन आयन आने की वजह से एक साइड रिएक्शन में इक्विलिब्रियम वही डिस्टर्ब हो गया एक तरीके से, है ना, तो इससे क्या होगा, रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। तो दिस इज कॉमन आयन के आने की वजह से इफेक्ट, है ना। जैसे मैंने बोला CH3CO नेगेटिव से ऐसे एक लिख के देख लो, CH3COOH से मुझे मिल रहा है
CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव, है ना। लेट्स से मैंने HCl डाल दिया, इसमें HCl डाल दिया, तो इस साइड H का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, है ना। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने की ट्राई करेगा, है ना। तो ये इसका मीनिंग होता है। तो यही लिखा है, कॉमन आयन इफेक्ट इज व्हेन सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट आयनाइजेशन। ये कब होता है, वीक एसिड वीक सॉलिड, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाए जब आपस में ना, ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्युबल कंपाउंड, है ना, कॉमन आयन की वजह से ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, जो पहले से ही सोल्यूशन में प्रेजेंट हो, शिफ्टिंग द इक्विलिब्रियम बैक टुवर्ड द सॉलिड और अनडिसॉल्व्ड डिसोशिएटेड फॉर्म, मतलब उसी के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा। कोई भी आप एक एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे मैंने कि इस एग्जांपल को ले लिया और मैंने इसमें क्या किया, AgCl के प्रेसिपिटेट कुछ भी, मैंने एक्सेस में क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन को ऐड कर दिया किसी सोल्यूशन में, जैसे मैंने NaCl ऐड कर दिया, कुछ भी, तो कॉमन आयन बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन दूसरी डायरेक्शन में आने की कोशिश में लग जाएगी। नेक्स्ट क्या हमारे पास, कैलकुलेट द pH ऑफ दिस मोल अमोनिया सोल्यूशन, कैलकुलेट द pH आफ्टर 50.0 m ऑफ दिस सोल्यूशन ट्रीटेड विद दिस ऑफ दिस। यार आप कर लोगे खुद से क्वेश्चन, बताओ। ये बेसिकली आपका सैंपल पेपर है ना, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब देखो ये इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन है, कर लोगे, pH निकालना है, सॉरी pH वाला क्वेश्चन है, तो pH हाँ इक्विलिब्रियम में ही आएगा, कैसे करोगे, तो pH निकालने का तरीका पता ही है। सबसे पहले आपको बोल रहा है कि अमोनियम सोल्यूशन है, अमोनिया सोल्यूशन को ले लो, उठा लो, है ना, तो आप एक अमोनिया सोल्यूशन को लोगे, अमोनिया में जब हम पानी डालते हैं तो वो NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव बन जाता है। इसमें आप Kb निकालो, Kb क्या होता है, बेस, क्योंकि अमोनिया एक बेस हो गया, है ना, तो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो, Kb की वैल्यू, और Kb निकलता कैसे, Kb निकलता कैसे, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट क्या है, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और रिएक्टेंट क्या है, NH3 और H2, है ना। यहाँ पे आप चाहो तो H2 को हटा भी सकते हो, है ना, क्योंकि ये पूरा एक बेस कांस्टेंट की बात करो तो इसको हटा भी सकते हो आप, है ना, H2 को कंसिडर नहीं करते। तो ऐसे Kb की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है ना, तो ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी इस तरीके से। और 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है, देखो अमोनिया सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, NH3 का सोल्यूशन गिवन है ना, यानी कि इसकी जगह आप इसका कॉन्सेंट्रेशन रख दोगे, Kb की वैल्यू आपको गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 50 ml ऑफ दिस सोल्यूशन इज ट्रीटेड विद दिस ml, अलग अलग देखो सोल्यूशन के सबके आपको वो गिवन है कि क्या क्या वैल्यूज गिवन है ना, कॉन्सेंट्रेशन में इतना मोल HCl, मोलारिटी आपको HCl की भी गिवन है, तो आपको ये बताना है। यार कर लोगे मेरे ख्याल से ये रिएक्शन, मतलब ये क्वेश्चन इजी है, इसी तरीके से करना है। देखो इजी तो बहुत नहीं है, कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो बहुत आसानी से कर लोगे, और मुझे बताना जरूर अगर इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, मतलब कुछ हो सकता है, हम एक न्यूमेरिकल पे वीडियो ला सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में किसी भी चैप्टर में कि मैम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट लगते हैं उस चैप्टर के, तो आप बता देना, आपको न्यूमेरिकल्स के भी एक अलग से सेशन में मैं ये सारी चीजें बेसिक से समझाऊंगी। क्योंकि अगर बेसिक नहीं आता होगा, जितने भी क्वेश्चन आपने देखे हैं, आप किसी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे, उसका सिर्फ एक रीजन होता है कि आपने उस कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझा हुआ है। तो कॉन्सेप्ट जब तक नहीं समझोगे तब तक आपको वो उतने अच्छे से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, आंसर पूरा सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पूरा एक बार देख लेना, बाकी तो आप कर ही लोगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, KSP, है ना, KSP बता लोगे क्या होता है। जैसे बेरियम सल्फेट को तोड़ोगे तो वो बेरियम पॉजिटिव आयन में, सल्फेट नेगेटिव आयन में टूटता है ना। तो जो इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, वही उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। जैसे Sp और Sp बोल दोगे कि S टाइम्स Ba2+ में टूटा और S टाइम SO4 2- में टूटा, तो S² वो क्या है, इसका प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है स्पैरिंगली सॉल्युबल आयनिक सॉल्ट में, है ना, प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट इट्स डिसॉल्व्ड आयन concentration in a saturated solution at specific temperature indicating this, ठीक है। जैसे मैंने आपको बेरियम सल्फेट का एग्जांपल दिया, आप AgCl का एग्जांपल लिख दो, कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यस मैम। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन और में है ये, ठीक है। बफर सोल्यूशन वर्क्स, बफर सोल्यूशन कैसे वर्क करते हैं एक एग्जांपल के साथ बताओ। तो बफर सोल्यूशन का मतलब पहले सबको पता होगा, जब वो रेजिस्ट करने लग जाए अपने pH को तो उसे आप बोलते हो बफर सोल्यूशन, है ना। तो बफर सोल्यूशन रेजिस्ट pH चेंजेस बाय कंटेनिंग अ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, या वीक बेस, है ना, कॉन्जुगेट एसिड के साथ, विच न्यूट्रलाइज एडेड स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस, मेंटेन अ स्टेबल pH, एक स्टेबल pH बनाने के लिए जो ये करते हैं। आप एक सोडियम एसिटेट का एग्जांपल ले सकते हो, है ना, आप एसिटिक एसिड का एग्जांपल ले सकते हो। तो आपने यहाँ पे बफर सोल्यूशन एक्सप्लेन कर दिया, हर एक का pH बता सकते हो, है ना। तो मतलब जैसे बफर सोल्यूशन का मतलब समझते हो ना, कॉन्सेप्ट क्या लग रहा था कि बर्गर भी खाते हो, पिज्जा भी खाते हो, कोल्ड ड्रिंक भी पीते हो, है ना, कोल्ड कॉफी आइसक्रीम खा रहे हो, पर क्या पूरा पेट में जाके वो चीज़ें बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जा रही हैं, बहुत कम एसिडिक नहीं, वो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो मेंटेन करेगा खुद को, तो वो रेजिस्ट करता है जो भी चेंजेस उसमें आ रहे हैं, दैट इज बफर सोल्यूशन, है ना। ऐसा नहीं है कि एकदम से हमारे पेट में जो HCl एसिड है उसकी स्ट्रेंथ एकदम पीक पे चली गई या एकदम लो पे चली गई, एकदम से ऐसा नहीं होगा। कई सालों बाद एकदम से ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो सकती है, क्यों, क्योंकि फिर वो बहुत साल तक कंटिन्यूसली होता गया। बट अदर देन दैट
वो हमारा जो पेट है, जो उसमें HCl है, वो अपने चेंज को रेजिस्ट जरूर करता रहेगा, ठीक है, तो वही होता है बफर सोल्यूशन। चलो फिर क्या है, उसके बाद कुछ बचा था क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन इज दिस। चलो भाई Kc की वैल्यू की मैंने कर लोगे। अब ये क्वेश्चन देखो यार, अब तो आप समझ ही गए हो सारी चीजें। शोज दैट कॉम्पोजिशन रिएक्शन मिक्सचर इज दिस, N2 इज दिस, ठीक है, सबका एक एक आपको गिवन है। अमोनिया क्या पूछा, इज द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, इफ नॉट विच डायरेक्शन डज द रिएक्शन टेंड टू प्रोसीड रीच द इक्विलिब्रियम, कैसे वो इक्विलिब्रियम में जाएगी अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, बड़ा सिंपल सा तरीका है मैम। सबसे पहले आप देखोगे कि रिएक्शन है क्या, वही हेबर्स प्रोसेस वाली रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हमने लिख दिया। अब हमें कॉन्सेंट्रेशन गिवन है इन दोनों का, है ना, और आपको बोला रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी, तो क्यूसी की वैल्यू निकाल लो, है ना, रिएक्शन कोशेंट, है ना, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। केसी नहीं निकालने को बोला, क्यूसी बोला। क्यूसी के टाइम पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे ही निकलता है। क्यूसी होता है क्या है मैम, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी गिवन है, रिएक्टेंट का ऑलरेडी गिवन है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ रिएक्शन कोशेंट इज स्मॉलर देन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम। अब आप देख लोगे रिएक्शन कोशेंट से कम आ रही है इक्विलिब्रियम कोशेंट से वैल्यू, या ज्यादा आ रही है, और उसके बेसिस पे आप बता दोगे। तो क्योंकि वैल्यू जो आएगी अगर वो कम आएगी, अगर वैल्यू कम आ गई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, क्यूसी जो है वो कम हो गया केसी से, ठीक। तो अगर ऐसा हो गया लेस देन दैट ऑफ केसी, रिएक्शन इज नॉट इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इक्विलिब्रियम में नहीं मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। QC becomes the same as, it will proceed in the forward direction till QC becomes at the KC के बराबर, जब तक वो बराबर ना। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है यार ये तो, इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं थी। क्या करना था आपको, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रखना था, जो भी वैल्यूज गिवन उठा के रख दो, सॉल्व कर लो, दैट्स इट। तो ये ओवरऑल इस टाइप के बेटा क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। अब तुम्हें पता है कॉमेंट में तुम्हें 2-3 काम करने थे, है ना, कॉमेंट में 2-3 काम करने थे। क्या काम थे, सबसे पहले क्लियर जरूर लिख देना अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट सबके समझ में आ गए हो, पहली चीज। दूसरी चीज है कि आपको अपने मार्क्स बताने भाई, आउट ऑफ 70 खुद से सच लिख के जाना कितने मार्क्स आपके आए हैं खुद से, ठीक है, झूठ नहीं लिखना। और तीसरा एक होमवर्क शायद मैंने दिया था, वो कर लेना, ठीक है। तो कमेंट में ये सारी चीजें बता के जरूर जाना। एंड इस टाइप का क्वेश्चन आता है और आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए आप बिल्कुल बता दो, क्योंकि हमें पता है आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, है ना। तो आपको जिस भी टाइप की वीडियोस चाहिए, जैसे इक्विलिब्रियम या किसी चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर है कि मैम इसके क्वेश्चंस नहीं होते हैं, या कोई भी ऐसी कोई चीज़ है कि मैम ये नहीं समझ में आता वो नहीं, तो आप बिल्कुल बता के जाना। जितना हो पाएगा हम सारी चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे। और बाकी तुम्हारे एग्जाम तक तो हम तुम्हारे साथ हैं ही, तुम्हें ये बात पता है ना, आप सभी को ये बात पता है कि हम आपसे एग्जाम तक साथ में जुड़े रहेंगे। हम एग्जाम वाले दिन आएंगे, उसके पहले आएंगे, तो हम तो आपसे मिलते रहेंगे और आपको पढ़ाई जितना हो पाएगा उतने अच्छे से कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ये था सैम्पल पेपर, वापस से मैं बता दूं, दिस इज सैम्पल ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस चैप्टर से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भले ही क्वेश्चन पेपर एज इट इज ना आए, अब सैंपल पेपर का ये मतलब थोड़ी है कि एज इट इज ये क्वेश्चन पेपर आ रहा होगा, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन जरूर आएंगे। ये एकदम एक एक क्वेश्चन इसी तरीके का आता है ना। जैसे ऑर्गेनिक का जहां से आ रहा है 5 नंबर में ये पूछा जा सकता है, 3 नंबर में ये पूछा जा सकता है। ये पूरा एक आइडिया है और आपको एग्जैक्ट 3 घंटे बैठ के इसको सॉल्व करना है खुद से, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। अब आप देखो आपको कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आसान लग रहे हैं, कौन से नहीं लग रहे हैं, कौन से हो पा रहे हैं, कौन से नहीं हो पा रहे हैं। तो सारी बातें एक बार देख लो, समझ लो और फिर उसके बाद बता देना कमेंट सेक्शन में कितने मार्क्स आए। दैट्स इट फॉर टुडे। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।